बता दिया बेटा फ्रांसिस कोहेजन ने पहली बार आरसीसी का यूज किया कहां पर किया बेटा? एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर को बनाने में पहली बार यहां पे इन्होंने फ्रांसिस कोहेजन ने आरसीसी के थ्रू एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया। ठीक है, जल्दी से बताएंगे एक बार कमेंट बॉक्स में सबको समझ में आ रहा है बेटा? जितना जितना बता दो, अगर कुछ भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट आपको फील होता है, इस तरह में कोई डाउट आ रहा है तो तुरंत पूछना, बिना कोई देरी के आप लोग मुझे पूछना। ठीक है बेटा, बिना कोई देरी के आप लोग मुझे पूछना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो क्या लिखा हुआ है? फ्रांसिस कोहेजन फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट, फ्रांस के इंडस्ट्रियलिस्ट थे 19वीं सेंचुरी के, और कोहेजन ने पहली बार आयरन रेनफोर्स कंक्रीट का इस्तेमाल या टेक्निक का इस्तेमाल करके एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा और कैसे बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर आरसीसी जब पहली बार डेवलप की गई और पहली बार यूज की गई तो किसके द्वारा की गई? तो लिखा है आरसीसी वाज डेवलप्ड एंड फर्स्ट यूज्ड बाय, आरसीसी को पहली बार डेवलप किया गया और यूज किया गया किसके द्वारा किया गया और कब किया गया, क्यों किया गया? तो लिखा हुआ है कि जोसेफ मोइनोर ने किया, या फिर किया जोसेफ स्मिथन ने, या फिर किया आपके पास में एक और फ्रांसिस कोहेजन ने, या आपके पास किया जोसेफ एस्पिरिन ने। मतलब चार ऑप्शन आपके पास दिए गए कि पहली बार आरसीसी की खोज किसने की और पहली बार आरसीसी को यूज किसने किया। तो यहां पर पूछोगे क्वेश्चन तो आपके पास आंसर आएगा बेटा फ्रैंकोइस कोहेजन। क्या नाम आंसर आएगा बेटा? फ्रैंकोइस कोहेजन आंसर आएगा। लेकिन अब ये तीन महानुभाव कौन है? ये तीन आपके पास में जो यहां पे ये जो तीन नाम और दिए गए ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक बार जोसेफ मोइनोर जो थे, पहला लिखा हुआ है जोसेफ मोइनोर जो थे, इन्होंने फेरो सीमेंट की खोज करी। किसकी खोज करी बेटा? हमारे पास में फेरो सीमेंट की खोज करी। फेरो सीमेंट क्या होता है बेटा? फेरो सीमेंट यूज फॉर लाइट वेट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल, मतलब लाइट वेट स्ट्रक्चर होते हैं, लाइट वेट स्ट्रक्चर होते हैं उनके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? फेरो सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, फेरो सीमेंट क्या होता है? एक ऐसा सीमेंट जिसमें बहुत ही बारीक बारीक स्टील के एकदम बारीक बारीक वायर्स का इस्तेमाल हम लोग करके और एक क्या बनाते हैं? सीमेंट बनाते हैं जिसे हम लोग फेरो सीमेंट कहते हैं। ठीक है, ये आपका इनिशियल आरसीसी मेंबर्स के अंदर जिनमें हम लोग बहुत ही बेसिक आरसीसी मेंबर निकालना चाहते हैं, वहां पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? फेरो सीमेंट। तो ध्यान रखना, फेरो सीमेंट क्या है? फेरो सीमेंट का इस्तेमाल हम लोग लाइट वेट स्ट्रक्चर बनाने के लिए करते हैं। नॉट रिक्वायर्ड, या फिर इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं यहां पे फॉर्म वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इस तरीके के फॉर्म वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड, इस तरीके के सीमेंट बनाने के लिए आपके पास फॉर्म वर्क की आवश्यकता नहीं होती है, फॉर्म वर्क की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखिएगा। और साथ में एक और पॉइंट ध्यान रखें, ये जो सीमेंट है, ये सीमेंट आपका हाई जो सॉक्स होते हैं, अर्थक्वेक जो सॉक्स होते हैं उनको बड़े आसानी से झेल सकता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा रेजिस्ट द अर्थक्वेक सॉक्स, मतलब कि अर्थक्वेक जो सॉक्स होते हैं उनको बड़े आसानी से क्या कर सकता है? ये झेल सकता है। तो ये फेरो सीमेंट है बेटा। तो फेरो सीमेंट का जो खोज की गई वो किसने करी बेटा? ये जोसेफ मोइनोर ने इसकी खोज करी। ध्यान रखेंगे। दूसरा, जोसेफ स्मिथन जो होते हैं ये फादर ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? जो जोसेफ एस्पिरिन है ये आप लोगों, सॉरी जोसेफ स्मिथन है ये आप लोगों के फादर ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट हमने लिख दिया। तो पहला आपके पास क्या होगा? जोसेफ मोइनोर ने फेरो सीमेंट की खोज करी। जोसेफ स्मिथन को हम लोग फादर ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग बोलते हैं। जोसेफ एस्पिरिन ने 1824 में पोर्टलैंड नामक पोर्टलैंड सीमेंट की खोज करी और ये पोर्टलैंड के रहने वाले थे। और पोर्टलैंड कहां है बेटा? इंग्लैंड के अंदर है। पोर्टलैंड कहां पे है? इंग्लैंड के अंदर है। तो इन्होंने क्या करा बेटा? पोर्टलैंड सीमेंट की खोज करी 1824 में। किसने? जोसेफ एस्पिरिन ने। आगे लिखा हुआ है फ्रांसिस कोहेजन वाज, ये तो वापस लिख दिया कि फ्रांसिस कोहेजन जो एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे और इन्होंने पहली बार आयरन रेनफोर्स कंक्रीट का मतलब आरसीसी का यूज भी किया और साथ ही साथ उसका इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल भी किया। ठीक है, और खोज भी कर दी। तो इसका मतलब सीधी सीधी भाषा में अगर कोई पूछे कि सर जोसेफ मोइनोर किसके लिए है, तो आपको ध्यान रखना है सर ये आपका फेरो सीमेंट के लिए। एक चीज और ध्यान रखना भाई, फेरो सीमेंट के लिए। दूसरा, फ्रांसिस कोहेजन की अगर कोई पूछे तो आरसीसी की खोज करी थी, है ना। उसके बाद जोसेफ जॉन स्मिथन के बारे में पूछे, लिखा जॉन स्मिथन, तो ये आपके पास कौन है बेटा? फादर ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। कौन है? फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो बेटा ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं आ सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। और जोसेफ एस्पिरिन कौन है बेटा आपके पास? ये आपके पास है पोर्टलैंड या ओपीसी में बोल सकता हूं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की खोज करने वाले कौन है आपके पास? जोसेफ एस्पिरिन है। जल्दी से बताएंगे। मैं आप लोगों को क्या बोलूं बेटा, अगर एग्जाम में तुम्हें क्लियर करना है तो हर चीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा। चार क्वेश्चन यही याद हो गए कि आरसीसी की खोज किसने करी? फ्रैंकोइस कोहेजन ने। जोसेफ मोइनोर ने फेरो सीमेंट की खोज करी। जॉन स्मिथन ने फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। और जोसेफ एस्पिरिन कौन है? 1824 में इंग्लैंड के रहने वाले थे और इंग्लैंड के अंदर इन्होंने पोर्टलैंड नाम की चट्टान को देख करके अपने प्रोडक्ट का नाम क्या रखा? पोर्टलैंड सीमेंट रखा, जो कि बाद में लाइम का पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट बन गया। और लाइम को हम लोगों ने साइड में कर दिया और किसका इस्तेमाल किया बेटा? हमने इस्तेमाल किया सीमेंट का। सीमेंट एक एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे की बातें थोड़ी सी कर लेते हैं। तो यहां तक हमें समझ में आ गया। अब देखिए सर क्या लिखा हुआ है? प्लेन कंक्रीट या प्लेन सीमेंट कंक्रीट। जैसे मैंने कहा था कि हम लोग पीसीसी और आरसीसी दोनों को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पहले मुझे पीसीसी समझ में आएगा तभी मुझे बेटा आरसीसी समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है प्लेन कंक्रीट या प्लेन सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी क्या चीज होती है? लिखा हुआ है पीसीसी को कैसे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो पीपीसी के अंदर कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स, जैसे कि मैंने लिखा सीमेंट, मैंने क्या लिखा बेटा कि हम लोग यहां पे लिख रहे हैं कि जब हम लोग पीसीसी बनाते हैं तो पीसीसी में हम लोग एप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन लाते हैं किसका? बिल्डिंग मटेरियल का। जैसे कि सीमेंट है आपका वो बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है, ग्रेवल यानी कि जो आपका कोर्स एग्रीगेट की तरह काम करता है, हम लोग गिट्टी कहते हैं, सैंड यानी कि रेत जो फाइन एग्रीगेट की तरह काम करता है, वाटर जो कि पूरे के पूरे पेस्ट को बनाने का काम करता है, और लास्ट में लिखा हुआ है आपके पास एडमिक्सचर जो कि कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कंक्रीट के अंदर एनहांस करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये सारा कुछ आपके पास में क्या? प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बारे में। अच्छा एक चीज आप लिखिए कि कंक्रीट होती है वो ब्रिटल नेचर की होती है, मतलब कि भंगुर प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, क्या करूं मैं? ये आपके पास में भंगुर प्रवृत्ति की होती है। ओके, तो दो चीजें बहुत अच्छे समझना, प्लेन कंक्रीट या पीसीसी कंक्रीट। पीसीसी के बारे में बात करें तो कंक्रीट के अंदर मिली क्या चीज है? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर। क्या कह रहा हूं? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर। तो यहां पे बताया मैंने सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम कर रहा है, ग्रेवल कोर्स एग्रीगेट के फॉर्म में, सैंड आपका फाइन एग्रीगेट के फॉर्म में, वाटर आपका फ्लूइडिटी का काम कर रहा है और सीमेंट को जमाने का सेट करने का काम, और एडमिक्सचर क्या कर रहा है? कुछ एक बेसिक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को एनहांस कर रहा है। सीमेंट की आप डेंसिटी के बारे में बात करूंगा तो 1440 केजी पर मीटर क्यूब होती है। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.14 होती है और सीमेंट की जो वॉल्यूम होता है वो 35 लीटर या 0.034 मीटर क्यूब आपके पास वैल्यू पे होती है। नेक्स्ट उसके बारे में बात करेंगे कि यहां पे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पानी हम लोग कंक्रीट में इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पीएच वैल्यू कभी भी 6 से कम नहीं होनी चाहिए, और एक जनरल वैल्यू के बारे में पूछेगा तो 6 से 8.5 के बीच में होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? देखो कंटेंट बहुत ज्यादा है। जब आप इस पूरे कंटेंट को देखोगे, इवन आज की क्लास के अंदर आपको इतना कंटेंट मिलने वाला है कि आपको आज से पहले किसी एक बेसिक क्लास जो आप खुद पढ़ रहे होंगे ना, किसी क्लास के अंदर कहीं से पढ़ी भी होगी ना, आपको वो भी फीका लगेगा इसके सामने। इट्स माय गारंटी, इट्स माय प्रॉमिस टू यू। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे देखते हैं। तो मैंने आपको समझा कि सर व्हाट इज द पीसीसी, पहले पीसीसी समझोगे फिर आरसीसी पे जाओगे। ठीक है, मैंने बताया कि एग्रीगेट क्या एडवांटेज क्या है पीसीसी का, तो पीसीसी समझ आ गया सर। पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, मतलब इसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, एडमिक्सचर मिलाया गया है। उसके बाद कंक्रीट आपका ब्रिटल नेचर का होता है। ब्रिटल नेचर मतलब कि भंगुर प्रवृत्ति का होता है। इसका मतलब होता है नो वार्निंग बिफोर फेलियर, नो वार्निंग बिफोर फेलियर, मतलब कि जैसे कांच होता है आपका, जैसे कांच होता है। ठीक है, तो नो वार्निंग बिफोर फेलियर। ध्यान रखना बेटा, फेल होने से पहले कोई वार्निंग आपको नहीं देता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि फेल होने से पहले जो चीज वार्निंग नहीं देती, ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। क्या कहते हैं ऐसे मटेरियल को? हम लोग कहते हैं ब्रिटल मटेरियल हम लोग कहते हैं। चलिए बेटा आगे बात कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है? पहली बात तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होती है। एक बात को दिमाग में फिट कर लीजिए, जो मटेरियल आपके ब्रिटल नेचर के होते हैं उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा रहती है। ठीक है, तो जो मटेरियल बेटा ब्रिटल नेचर के होते हैं उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होती है। नेक्स्ट है इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है वो भी ज्यादा होती है। इसको हम लोग अलग अलग शेप और साइज में क्या कर सकते हैं? कास्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं अलग अलग शेप और साइज में। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिलेटिवली इकोनॉमिकल एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, मतलब कि
ये सस्ता तो होता ही है, लेकिन इसके जो मटेरियल्स होते हैं वो भी बड़े आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, मतलब कि इजीली उपलब्ध हो जाते हैं मार्केट में, साथ के साथ सस्ता भी होता है। ठीक है, चलिए सर, ये तो आपके पास में क्या पीसीसी के बारे में, और साथ में आप लिखा हुआ है डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज लिखा हुआ है रिमार्केबली वीक इन द टेंशन, मतलब कि ये जो आपका पीसीसी है बेटा, ये टेंशन में क्या होता है, ये टेंशन में आपके पास में, टेंशन में कैसा होता है बेटा, आपके पास में कमजोर होता है। क्या लिखा है, इट इज वीक इन द टेंशन। रिमार्केबली अगर ध्यान से देखें तो बुरी तरीके से ये टेंशन में क्या होता है बेटा, कमजोर पड़ जाता है, खराब पड़ता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज अप्रॉक्सिमेटली 1/10 ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, वो सोचो उसके 10वें हिस्से के बराबर है। मतलब अगर 100 MPa आपके पास में इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है तो सिर्फ 10 MPa इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो टेंशन में बेटा आपका काफी ज्यादा कमजोर होता है। क्या होता है बेटा, टेंशन में काफी ज्यादा कमजोर होता है। अब देखेंगे यूनिट ऑफ द पीसीसी, पीसीसी की यूनिट क्या होती है, सॉरी यूनिट वेट ऑफ द पीसीसी क्या होता है, तो 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब या 2400 केजी पर मीटर क्यूब आपके पास में ये होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है सर मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू 20 mm, मतलब कि आप यहां पर मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना इस्तेमाल करेंगे, तो आप 20 mm इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आरसीसी में भी आप 20 mm का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो चीजें मैंने आपको अभी बताई, एग्जाम में यहां से ढेर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपका लोड जो है कैसे ट्रांसफर होता है, फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर आप लोगों का क्या होता है, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलो लिखा देता हूं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जोसेफ जो आपके फ्रेंको स्क्वाजेंट इन्होंने आरसीसी की पहले खोज करी, और जोसेफ मोइनर फेरो सीमेंट की जो स्पेशल फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जोसेफ एस्पिरिन ने ओपीसी की खोज करी 1824 में खोज करी इन्होंने। उसके बाद मैंने आपको बताया पीसीसी में क्या है, सीमेंट एंड एग्रीगेट वाटर एडमिक्सचर मिला हुआ है। पानी जो हम लोग यूज कर रहे हैं सीमेंट के अंदर, कंक्रीट के अंदर, पानी जो हम लोग यूज कर रहे हैं बेटा कंक्रीट के अंदर, वो उसकी पीएच वैल्यू कभी भी आप लोगों की किससे कम नहीं होनी चाहिए बेटा, ये आप लोगों की कभी भी किससे कम नहीं होनी चाहिए, 6 से कम नहीं होनी चाहिए। पीएच वैल्यू आपकी, पीएच क्या होता है, H प्लस सॉरी OH माइनस साइन का H प्लस साइन का ऋणात्मक लॉगरिथम जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू आपकी कभी भी 6 से कम नहीं होनी चाहिए। बेसिक बात करूं तो 6 से 8.5 तक। डेंसिटी ऑफ द सीमेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट, देखो बेटा ये सारी चीजें, मतलब कितने सारे क्वेश्चन आप पे बन रहे हैं। अब एडवांटेज क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई, ड्यूरेबिलिटी हाई, इसको किसी भी शेप और साइज में कास्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिकल होता है, इजीली मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। डिसएडवांटेज मेनली क्या है, एक डिसएडवांटेज एक, लेकिन वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और वो क्या डिसएडवांटेज है बेटा, वो डिसएडवांटेज है कि जब आपके पास में जो क्या डिसएडवांटेज है आरसीसी का, क्या डिसएडवांटेज आपका, सॉरी पीसीसी का क्या डिसएडवांटेज है, ये आपकी वीक होती है टेंशन के अंदर। क्या होती है बेटा, वीक होती है बेटा टेंशन के अंदर। तो आप लिख दिया, अब आप लिखा है यूनिट वेट क्या होता है इसका, 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब और 2400 केजी पर मीटर क्यूब, ये आपके पास होता है। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होता है। अगर इसके मैं आईएस कोड की बात करूंगा तो इसको भी हम लोग आईएस कोड 456 2000 से पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं बेटा, आईएस कोड 456 2000 से हम इसको पढ़ते हैं आज भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द आरसीसी के बारे में। किस बारे में बात करेंगे सर, आरसीसी के बारे में अब हम लोग बात करेंगे, और ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है आरसीसी। देखिए क्या लिखा हुआ है सर, रेनफोर्स कंक्रीट, या इसको बोलेंगे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। क्या बोलेंगे, या तो इसे बोलेंगे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, या इसे बोलेंगे रेनफोर्स कंक्रीट। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, या तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बोलें, या इसको आप लोग रेनफोर्स कंक्रीट बोल सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है आरसीसी के अंदर बेटा, दो चीजें हैं। आरसीसी के अंदर क्या है सर, आरसीसी के अंदर सर दो चीजें हैं। एक आपके पास में है कंक्रीट। अब हमने कंक्रीट के साथ में क्या डाल दिया, एक नई चीज। अभी तक हम लोग पीसीसी में क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट को पढ़ रहे थे, लेकिन अब कंक्रीट में हमने क्या डाल दिया बेटा, स्टील को डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने, स्टील को डाल दिया मैंने। ठीक है ना, देखिएगा आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आरसीसी इज द कंपोजिशन मटेरियल विद द स्टील बार्स एम्बेडेड इन द कंक्रीट। मतलब कि आरसीसी क्या चीज है, आरसीसी के अंदर आपके पास कंक्रीट ही है, और ये कंपोजिट मटेरियल का मतलब क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो दो या दो से ज्यादा मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो ऐसे मटेरियल को बेटा हम लोग कंपोजिट मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं, और देखो जितना भी पढ़ाऊंगा एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, गारंटी देते हैं इस बात की। जो आपको पढ़ा रहा हूं बेटा एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको क्या बोला कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट या रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आरसीसी, इसमें ये क्या होता है, ये कंपोजिट मटेरियल है, दो मटेरियल से मिलकर बना है। एक है आप लोगों का क्या कंक्रीट, और उसके अंदर एम्बेडेड है, उसके अंदर क्या हमने घुसा रखा है, उसके अंदर हमने सरिया घुसा रखा है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, आरसीसी का कंपोजिट मटेरियल विद द स्टील बार्स एम्बेडेड इन द कंक्रीट, जो कि कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड है। आगे लिखा है इट हैज द एबिलिटी टू रेजिस्ट द सिग्निफिकेंट टेंसाइल स्ट्रेस इन एडिशन टू द कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये बोला गया है, और इसकी क्या होती है बेटा, इस यहां पे लिखा हुआ है कि इसकी क्या आपके पास में ताकत होती है, ये सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेसेस को नहीं, अभी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को भी लेगा। मतलब कि अभी पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ना सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेसेस को बल्कि कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को भी क्या करेगा, साथ में आप सहन कर पाएगा। आगे देखेंगे बेटा नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, इन्वेंशन ऑफ द आरसीसी हैज मेड पॉसिबल द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लेक्सर मेंबर्स सच एज बीम स्लैब। मतलब कि आरसीसी की खोज ने क्या किया, बीम और स्लैब जैसे बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर को बनाना बहुत आसान कर दिया। ऐसे फ्लेक्सर मेंबर, फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सर का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलापन। बीम होती देखा होगा, बीम के ऊपर जब मैं लोड लगाऊंगा तो क्या हो जाएगी बेटा, वो बेंड हो जाएगी। तो जब बीम आपकी बेंड हो जाती है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग फ्लेक्सर स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इनके ऊपर जो लोड लगता है वो स्पैन के परपेंडिकुलर लगता है, यानी कि इस पर ट्रांसवर्स लोडिंग लगती है। देख सकते हो आप ये बीम है, और ये जो लोडिंग है ये कैसे लगी बेटा, आपकी ट्रांसवर्स लगी है। ठीक है, स्पैन कैसे आपका, मान लो एल स्पैन है तो स्पैन कैसे आपका, स्पैन आपका इस डायरेक्शन में, लोड आपका इस डायरेक्शन में, इसको हम लोग ट्रांसवर्स लोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि यूनिट वेट ऑफ आरसीसी कितना होता है बेटा, 2500 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर 2500 केजी पर 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब या 2500 केजी पर मीटर क्यूब, जबकि पीसीसी का कितना था, 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर था 2400 केजी पर मीटर क्यूब। ये आपकी वैल्यू थी, और इसको आप यहां पे समझ सकते हो। तो देखो बेटा पीसीसी क्या होता है, आरसीसी क्या होता है, बेसिक आपको समझ में आ गई कहानी। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि आपकी जो बीम हम कितने टाइप की होती है। तो देखो एक बात, ये आप लोगों की कंटीन्यूअस बीम है, मतलब ऐसी बीम जिसमें दो से ज्यादा सपोर्ट होते हैं, ऐसी बीम जिसमें दो से ज्यादा सपोर्ट होते हैं, दो से ज्यादा सपोर्ट पर सपोर्टेड होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द कंटीन्यूअस बीम। ऐसी बीम जो सिर्फ दो एंड पर सपोर्टेड होती है उसे हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। और ऐसी बीम जो एक एंड पर फिक्स होती है दूसरे एंड पर फ्री रहती है उसे हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। और ऐसी बीम जो दोनों एंड पर फिक्स होती है उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड बीम। क्लियर है, मतलब एकदम जीरो से लेकर के हीरो बनाने वाली सीरीज आपकी, आपको मैं हर एक चीज बताऊंगा क्लास के अंदर। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है सर, ये जैसे कोई बीम है तो किसी बीम के ऊपर मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, और सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर मैंने क्या किया, एक पॉइंट लोड लगा दिया। तो जब कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस जगह पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब कोई एक लोड लगता है तो उसे हम लोग पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड बोलते हैं। जब पूरे के पूरे स्पैन के ऊपर, जब पूरे के पूरे स्पैन के ऊपर कोई भी एक लोड लगता है, किसके फॉर्म में, यूडीएल के फॉर्म में। देखो यूडीएल क्या होता है, यूडीएल ये इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसका मतलब ये कैसे लगेगा, देखो ये तो लगेगा डायरेक्टली किलोन्यूटन की फॉर्म में, डब्ल्यू किलोन्यूटन, और ये लगेगा बेटा डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर की फॉर्म में। इसका मतलब ये होता है बेटा कि आपके हर मीटर के ऊपर डब्ल्यू किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ है, हर मीटर के ऊपर बेटा डब्ल्यू किलोन्यूटन का लोड यहाँ पे लगा हुआ है, इसका ये मतलब होता है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। ओके ओके चलो बेटा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या देखो यूडीएल आपको बता रहा हूं मैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्या लिखा है, यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और एक लोड होता है बेटा यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, मतलब कि यहां पर जो लोड है आप लोगों का वो आप लोगों का धीरे-धीरे क्या कर रहा है, बढ़ता हो जाता है। जबकि यहां पर आपका लोड कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। ये आपका कोई पॉइंट लोड है जो एक पॉइंट पर लगता है, किलोन्यूटन फॉर्म में। यहां पे आपके पास मैंने क्या होता है, डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर की फॉर्म लगा, मतलब हर मीटर के ऊपर डब्ल्यू किलोन्यूटन लोड लगा है। तो आपको मैंने बीम बता दी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बता दिया, यहां पे मैं सब कराऊंगा बेटा, न्यूमेरिकल कराऊंगा, कॉन्सेप्ट कराऊंगा, हर चीज कराऊंगा। तो मैंने आपको एक तो टाइप ऑफ बीम बता दी, एक आपको टाइप ऑफ लोड्स बता दिया। तो देखो बेटा क्लियर हो गया। तो लास्ट वाला पॉइंट था आरसीसी। अब आरसीसी में हम लोग कुछ बीम्स देखेंगे, इनके ऊपर लोड है, हालांकि सोम में भी पढ़ चुके, लेकिन जिससे सोम नहीं पढ़ा वो भी इसको पढ़ सकता है। चलिए आगे चलते हैं, आप थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। सर क्या लिखा हुआ है, देखिए कंक्रीट आपका किससे मिलकर बना है, सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर से मिलकर बना हुआ है।
यहाँ लिखा हुआ है सीमेंट को हम एज अ बाइंडिंग मटेरियल यानी कि बंधक पदार्थ की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या कह रहा हूं, सीमेंट को हम एक बंधक पदार्थ की तरह इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट को हम एक बंधक पदार्थ की तरह इस्तेमाल करते हैं और ये कोहेसिव और एडहेसिव मटेरियल है। कौन सीमेंट आपका कोहेसिव और एडहेसिव मटेरियल, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोहेसिव का मतलब होता है सेम सेम मॉलिक्यूल जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं। जैसे पानी में पानी मिलाऊंगा तो आपके पास क्या बनेगा, पानी में पानी मिलाने पर आपके पास में पानी ही बनेगा, तो वो कोहेसिव बॉन्ड है। और ध्यान रखना कोहेसिव बॉन्ड जो होता है ना वो जल्दी से आपस में घुल जाएगा। पानी में पानी घोलोगे कितना देर लगेगा, पानी तो बनेगा थोड़ी, पहले पानी डालोगे फिर उनके बीच में आपस में बातचीत होगी फिर बनेगा नहीं। और दूसरा एडहेसिव, एडहेसिव का मतलब सेम अलग अलग मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं, जैसे पानी के अंदर नींबू का रस मिला दिया तो तुमने क्या बनेगा, शिकंजी बनेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एडहेसिव बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडहेसिव बॉन्ड बोलेंगे। जब भी कभी एडहेसिव बॉन्ड बनता है बेटा तो एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है। ध्यान रखना कोहेसिव बॉन्ड जब होगा तो एक ही प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन जब एडहेसिव बॉन्ड बनेगा तो हमेशा एक नया प्रोडक्ट तैयार होगा। जैसे पानी में पानी मिलाया तो पानी बना, लेकिन पानी के अंदर चीनी मिला दी तो मीठा पानी बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखो। डिस्कवर्ड इन 1824 1824 में किसने खोज करी बेटा, इसकी जोसेफ एस्पिरिन ने इसकी खोज करी। किसकी, सीमेंट की। और थोड़ा फास्ट पढ़ना बेटा, मेरे नोट्स के अंदर आपको कंटेंट इतना मिलेगा कि आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। आप चाहे पेड क्लास में पढ़ लो चाहे कहीं पढ़ लो, उतना कंटेंट मिलेगा, लेकिन मेरी क्लास में थोड़ा सा फास्ट पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। सीमेंट की डेंसिटी कितनी बेटा, 1440 केजी पर मीटर की आपके पास सीमेंट की डेंसिटी होती है। डेंसिटी कोई पूछ ले तो क्या होता है, मास पर। हालांकि फ्लूइड की क्लास आप हो चुके बहुत अच्छे तरीके से, तो क्या होता है डेंसिटी, इसको हिंदी में घनत्व बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। कोई पूछे सर वॉल्यूम क्या होता है, कोई पूछे सर आपके पास में मास क्या होता है, तो बता दो उसको। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आयतन क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी मटेरियल इन द थ्री डायमेंशन। मतलब कि हिंदी में बात करूं तो त्रिविमीय ज्यामिति में किसी भी वस्तु द्वारा किसी भी पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान आपके पास क्या होता है, वो आपके पास में वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, वॉल्यूम कहलाता है। तो ध्यान रखना ये आपके पास कंक्रीट किसके से मिलकर बना है, जहां पे मेनली हमें सीमेंट के बारे में काफी चीजें पढ़नी पड़ती है। सीमेंट की कैसा पदार्थ है, सीमेंट का नेचर कैसा है, सीमेंट की खोज किसने करी, इसकी डेंसिटी कितनी है। हालांकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका वॉल्यूम वो समय अभी पीछे भी बता चुका था आपको। मैंने बताया वॉल्यूम क्या चीज है बेटा, तो कोई भी मटेरियल जब थ्री डायमेंशन के अंदर अपना कोई भी स्पेस या स्थान को घेरता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम या आयतन कहते हैं। और इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब। और द्रव्यमान क्या होता है, आयतन क्या होता है, द्रव्यमान या मास क्या होता है, किसी भी पदार्थ का ग्रेविटी को हटा करके जो क्वांटिटी बचती है। क्या कह रहा हूं, किसी भी पदार्थ की जब हम लोग देखते हैं और ग्रेविटी को हटा करके जो क्वांटिटी बचती है, क्या कह रहा हूं बेटा, ग्रेविटी को हटा करके जो क्वांटिटी बचती है उसे हम लोग कहते हैं मास या द्रव्यमान। और इसकी यूनिट होती है बेटा केजी। क्या होती है, केजी की यूनिट होती है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब देखो एक बार कंक्रीट और आरसीसी के बारे में थोड़ा कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। कंक्रीट से कंपैरिजन, कंक्रीट से हम लोग क्यों आरसीसी के अंदर गए, क्लियर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझ में आएगा, मजा आएगा आप लोगों को। एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार फुल एनर्जी से बता दीजिए कि आप लोगों को सारी चीजें जितनी बता रहा हूं समझ में आ रही है, मजा आ रहा है। वो बीएमसी वाला जो मजा था वो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। और इवन मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं तो आप लोगों को जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी, हर एक चीज मैंने लिखी हुई है हर जगह पर। कमेंट बॉक्स से एक बार दिल से भर जाना चाहिए, सिस्टम एक बार हैंग हो जाना चाहिए। चलो बेटा क्या लिखा हमने, पीसीसी और एक तरफ लिखा है बेटा मैंने आरसीसी। क्या लिखा है, एक तरफ लिखा है बेटा पीसीसी और एक तरफ लिखा है बेटा मैंने आरसीसी। तो देखिए एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करें। कंक्रीट पीसीसी में सिर्फ क्या चीज है, पीसीसी में बेटा सिर्फ और सिर्फ आपका कंक्रीट है। क्या है, पीसीसी में बेटा सिर्फ और सिर्फ आपका कंक्रीट है, लेकिन आरसीसी के अंदर कंक्रीट और स्टील दोनों है। अब देखिएगा हमने क्यों, अब हमने क्यों बेटा आपका पीसीसी से आरसीसी में गए। देखिएगा पहला लिखा है स्ट्रांग इन कंप्रेशन। जो आपके पास में कंक्रीट होती है ना बेटा, ये आपकी स्ट्रांग होती है किसके अंदर, कंप्रेशन के अंदर। कंक्रीट आपकी कंप्रेशन में कैसी होती है बेटा बाबू, स्ट्रांग होती है कंप्रेशन के अंदर। ठीक है, और वीक होती है किसके अंदर, टेंशन के अंदर। तो मैंने क्या लिखा, स्ट्रांग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन। मतलब कि हमारे जो स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पहले क्या था सर, हमारे पास में एक बीम था और मैं यहां पे जितनी भी बातें बताऊंगा बेटा एक सिंपली सेपरेट बीम को लेकर बताऊंगा। मेरे पास येलो कलर का आपको दिख रहा होगा, ये इसकी इनिशियल स्टेज है। मेरे पास में एक बीम था, येलो कलर का बीम था। अब क्या किया सर, मैंने इस बीम के ऊपर, और किसका बना हुआ है बेटा, ये आपका सिर्फ पीसीसी का बना हुआ है, मतलब कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट आपके पास में बना हुआ है बेटा। एसएससी में कम से कम 12 से 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, 12 से 15 मार्क्स का आता है एसएससी के अंदर। चलिए देखेंगे एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। पहली बात तो लिखा हुआ कि आपका स्ट्रांग इन कंप्रेशन, मतलब कि कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है। कौन, पीसीसी, मतलब कि कंक्रीट जो आपकी वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होती है और टेंशन में वीक होती है। अब यहां पे एक बात आपकी लिखी हुई है कि सर एक आपके पास में क्या है, एक बीम है और येलो कलर का जो आपको दिख रहा है और ये आपका पीसीसी का बना हुआ है। इसके ऊपर मैंने डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर का यूरिया लगा दिया। अब यूरिया क्या है, रिसेंटली मैंने आपको यहां पे बताया था यूरिया क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे एक यूरिया लोड लग रहा है। अब यूरिया डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर पे, तो यूरिया लोड जब लगेगा अगर किसी बीम के ऊपर, और कैसी सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्योंकि आप देख सकते हो दो एंड से सपोर्टेड है, इसके बारे में बता चुका था कि सिंपली सपोर्टेड बीम आपकी क्या होती है। ठीक है, चलिए अब आपने देखा कि सिंपली सपोर्टेड बीम आपकी लोड लग रहा है और ये आपकी बेंड हो रही है। तो बेंड अगर ऑब्वियस बात है, अगर किसी जगह पर लोड आएगा तो उसमें डिफ्लेक्शन तो आएगा। और जब बेटा यहां पे डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन जब आएगा इस जगह पर, तो वो कुछ बीम आपकी इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी। बात सही है, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर एक बीम आपकी ऐसे कुछ डिफ्लेक्ट हुई है तो आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी, एक चीज बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी कि सर ये जो ऊपर वाला पार्ट है अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, अंदर की तरफ कंप्रेस हो रहा है। दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या कर रहा है बेटा, ये आपका जो सेक्शन है ये आपका अंदर की तरफ क्या हुआ है बेटा, कंप्रेस हुआ है। कौन कौन है कंप्रेशन आ रहा है, बात आगे हम लोग बताएंगे कि हमने स्टील को ही क्यों बनाया, इसके बारे में आगे बात करूंगा। देखिए सर अगर मैं बात करूं जो स्टील है ना, ये आप लोगों की कैसी मटेरियल होती है, ये आप लोगों का डक्टाइल मटेरियल है। कैसा है सर, ये आप लोगों का डक्टाइल मटेरियल है। मतलब कि आपको फेल होने से पहले क्या देगा, वार्निंग देगा, प्रॉपर वार्निंग। देख लो एकदम कितना कंटेंट दमदार है कि नहीं भाई, मजा आ रहा है। अभी तो पढ़ते जाओ तुम, देखो क्लास के अंदर मजा आता नहीं आता, गर्दा उड़ा देंगे अपन क्लास के अंदर। तो देखो बेटा मैंने आपको बोला कि कंक्रीट के अंदर पहले हम लोग पीसीसी में जब कर रहे थे तो क्या हो रहा था, कंप्रेशन वाला पार्ट तो स्ट्रांग था क्योंकि कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग होती है, लेकिन टेंशन वाले पार्ट में बिना किसी वार्निंग के आपको फेलियर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस वजह से फेल हो गया। अब हमने क्या किया सर, इसमें हमने क्या किया, यहां पे हमने क्या किया, अब जो कमजोर पार्ट है उसी को तो तुम स्ट्रांग करोगे कि नहीं करोगे, जो कमजोर पार्ट है बेटा उसी को तो स्ट्रांग करोगे। तो कमजोर पार्ट कौन सा रह गया था हमारा, टेंशन वाला पार्ट हमारा कमजोर रह गया था। तो यहां पर हमने क्या किया, कंक्रीट में हमने स्टील डाला, लेकिन ऐसे नहीं उल्टी सीधी तरीके से स्टील डालोगे, मतलब यहां पे स्टील दो चार बूंदे स्टील गिरा दिया, ऐसे नहीं डालते। हम क्या करेंगे सर, हमने बीम लिया, ये इसका बेटा न्यूट्रल एक्सेस है। क्या है बेटा, ये इसका एक न्यूट्रल एक्सेस है। यहां पे क्या लग रहा है आपके पास में लोडिंग लगी है, उसकी वैल्यू है डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर। क्या बेटा लोडिंग, लोडिंग आपकी डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर आपके पास में यहां पर लोडिंग दे रखा है। अब क्या होगा सर, मान लेते हैं अब इसके अंदर क्या आएगी सर, अब इसके अंदर यहां पे बेंडिंग भी देखने को मिलेगी। मैं क्या बोला कि सर मान लीजिए अब इसके अंदर यहां पर बेंडिंग भी देखने को मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी सर। लोड आएगा तो ऑब्वियस बात है बेंडिंग तो आएगी, लोड आएगा तो बेंडिंग तो आएगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर अब यहां पर सर, लेकिन आप लोगों को जो पहले दिक्कत दिखाई दे रही थी, मतलब पहले जो इसके अंदर आप लोगों को बेंडिंग दिखाई दे रही, बेंडिंग के टाइम पर जो आप लोगों को टेंशन में क्रैक्स दिखाई देते हैं, अब वो क्रैक दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो समझना इस बात को ध्यान से कि सर अगर लोडिंग लगाई हमने तो लोडिंग लगाने के बाद बेंडिंग तो होगी, ऊपर वाले पार्ट में कंप्रेशन आएगा, नीचे वाले में टेंशन आएगा, लेकिन इस बार आपका जो टेंशन वाला पार्ट है वो अब फेल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि हमने यहां पर सरिया प्रोवाइड करा दिया है। क्योंकि क्या होगा सर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल चीज समझ में आपको, मान लीजिए सर आपके पास में लोडिंग आई तो कंप्रेशन में किसे बचा लिया, कंप्रेशन में तो कंक्रीट ने बचा लिया, और जो टेंशन है उसमें किसने बचा लिया, स्टील। कैसे बचा लिया सर, क्योंकि स्टील होती है वो डक्टाइल फेलियर होती है। देखना इस बात को, स्टील होती है वो डक्टाइल फेलियर होती है, डक्टाइल मटेरियल होती है स्टील आपकी, और डक्टाइल मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो फेल होने से पहले वार्निंग देते हैं। क्या कहूं मैं, एक बार तो मैं आरसीसी का कांसेप्ट समझ में आ गया, फिर तो कांसेप्ट ऐसे भागेंगे आपके। ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल क्या होती है, ऐसे मटेरियल जो फेल होने से पहले वार्निंग देती है, उसको हम लोग बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। अब देखिएगा स्टील का सरिया आपने देखा होगा कि स्टील के सरिये को अगर तुम कहीं पे पकड़ के ऐसे मार दो ना, मोटा सा सरिया कहीं पे भी, ठीक है, तो बेटा वहां पे डैमेज हो जाएगा। लेकिन अगर सरिये को तुम मोड़ना चाहो, हाथ से तो नहीं मुड़ेगा हो सकता है तुमसे, लेकिन फिर भी सरिये को तुम मोड़ना चाहो किसी मशीन से, किसी जगह से, किसी चीज की हेल्प से, तो वो मुड़ जाएगा सरिया। बेटा जो सरिया होता है ना वो टीएमटी प्रोसेस से बनता है। टीएमटी प्रोसेस क्या होती है, मतलब थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड प्रोसेस। मतलब क्या होता है, किसी भी एक जैसे आयरन से हम लोग बना रहे हैं तो क्या करते हैं, आयरन को ना हम लोग उसका कैल्सिनेशन करते हैं, मतलब सरिये को लाल होने तक गर्म करते हैं। क्या करते हैं बेटा, सरिये को तब तक लाल होने तक एकदम खतरनाक तरीके से गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद उसको बहुत ही ज्यादा ठंडे पानी के अंदर डाल दिया जाता है। जब आप किसी बहुत ज्यादा गर्म मटेरियल को बहुत ज्यादा ठंडे पानी के अंदर डाल देते हो, बहुत ज्यादा गर्म
मटेरियल को जब बहुत ज्यादा ठंडे पानी के अंदर डाल देते हो तो उसका जो आउटर सरफेस होता है वो तो बेटा बहुत जल्दी से सूख जाता है, हार्ड हो जाता है, लेकिन उसके अंदर का जो पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोर पार्ट जो होता है बेटा वो आप लोगों का अच्छे तरीके से मतलब बहुत ही जल्दी से नहीं आपका हार्ड हो पाता, मतलब कि वो लचीला रह जाता है। इस वजह से सरिया बेटा आपका बाहर से तो कैसा है हार्ड है और अंदर से कैसा है बेटा आपका वो सॉफ्ट होता है, और इसी वजह से वो किस नेचर को शो करता है, डक्टाइल नेचर को शो करता है, मतलब कि वो सरिया मुड़ जाएगा लेकिन फेल नहीं होगा अचानक से। फेल होने से पहले आपको प्रॉपर इंडिकेशन वार्निंग देगा। तो समझ में आया बेटा कि हम लोग इन डक्टाइल मटेरियल्स का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, टेंशन में इसको बचाना है, और टेंशन में हमारा जो स्टील होता है वो कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। तो इसलिए हमने क्या करा, जो इस बीम का टेंशन वाला पार्ट था उस टेंशन वाले पार्ट में हमने क्या डाल दिया सर, हमने यहाँ पर सरिया डाल दिया, हमने यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा दिया। बात आई समझ में, क्यों प्रोवाइड कराया, और मैंने आपको बताया बेटा कि ये क्या होता है, बहुत अच्छा बच्चे देखा क्विंचिंग प्रोसेस होती है ये, तो हम क्या करते हैं टीएमटी मतलब थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड करके उस सरिये को बनाते हैं। मुद्दा समझ में आ गया सर। चलिए तो ये मैंने बोला कि सर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनफोर्समेंट बोलते हैं। हमने जो ब्लू कलर का प्रोवाइड कराया है इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, रेनफोर्समेंट इसको हम लोग बोलते हैं। अगर इसी बीम को मैं कहीं पर ऐसा थोड़ी कि सिर्फ एक ही बीम प्रोवाइड करा, एक ही सरिया प्रोवाइड करा, नहीं, इस सरिये के पीछे और भी सरिये रखे हुए, एक सरिया, दो सरिया, तीन सरिया, चार सरिया, पांच सरिया, छह सरिया, तो इस सरिये के पीछे बहुत सारे आपके पास में सरिये जो है रखे हुए, क्या कह रहा हूं, बहुत सारे सरिये के पीछे रखे हुए। लेकिन अगर उसको मैं कहीं से भी काट, जैसे आपके पास में ये पेन है, अब इस पेन को मैं सामने से दिखाऊं तो बेटा ऐसा दिखेगा जैसा आपको दिख रहा है, या आपका पेन ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर इसी को मैं यहां से काट दूं, कहीं से काट दूं और फिर तो मैं यहां से दिखाऊंगा इसको तो कैसा दिखेगा, तो मैं एक राउंड सर्कल ऐसा दिखाई दे रहा होगा। तो सेम ऐसे अगर मैं सरिये को यहां से देख रहा हूं बेटा तो सरिया आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर सरिये का क्रॉस सेक्शन देखूं, मैं काट इसको कहीं से भी काटूं और काटने के बाद यदि इसका क्रॉस सेक्शन देखूंगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखाई देगा सर। तो ये बीम है बेटा, इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में कंप्रेशन, नीचे वाले में टेंशन, और यहाँ पे सरिया है ना, ये सरिया का देखो, ये सरिया का ये वाला हिस्सा है और ये वाला सरिया का ये वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शन अब देखो, सरिया आपका राउंड होता है तो इस वजह से यहाँ पे राउंड दिखा रखा है, और ये आपकी पूरी की पूरी क्या है बेटा, स्टील है। तो हमने क्या किया सर, हमने क्यों इस जगह पर आरपीसीसी से आरसीसी में कन्वर्ट किया, आई होप आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर बेटा। तो अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के ऊपर कोई लोड आ रहा है तो वो लोड जब आपका ट्रांसफर होगा, समझ में, जब कोई लोड आ रहा है स्ट्रक्चर के ऊपर तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास जो बीम आपका वो बेंड हो जाएगा, जब बीम आपका बेंड होगा तो उसके अंदर कंप्रेशन और टेंशन दोनों जनरेट होंगे। यहाँ पर सिर्फ कंप्रेशन में कंक्रीट स्ट्रांग था इसलिए कंप्रेशन में तो इसने इसको बचा लिया खुद को, लेकिन टेंशन में वीक होने के कारण टेंशन में आपको सडन फेलियर देखने को मिला। इसी फेलियर से बचाने के लिए अब क्या होगा, हमारे ऊपर तो पूरा बीम गिर जाएगा। अगर मान लो घर में कोई डैमेज आया, कोई लोड आया तो बीम का पूरा गिर जाएगा, नुकसान हो गया, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। लेकिन अगर हम लोग ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करें कि जो फेल होने से पहले वार्निंग दे दे। अभी वार्निंग कैसे देगा, देखो बेटा, सरिये के चारों तरफ क्या चिपक रहा है, कंक्रीट चिपक रहा है, मतलब जो आपके पास जो ये बीम है, इस बीम के अंदर सरिया भी है, इस बीम के अंदर कंक्रीट भी है, तो जो कंक्रीट है वो सरिये के चारों तरफ मजबूती से चिपका हुआ है। तो बेटा जब ये बीम के अंदर जब बेंडिंग होगी, जब सरिया आपके पास जो सरिया होगा इसके ऊपर भी सरिया जो है इसके चारों तरफ जो आपकी कंक्रीट चिपकी हुई है, तो जब ये लोडिंग आएगी तो बेटा लोडिंग ना सिर्फ कंक्रीट के ऊपर आएगी, सरिये के ऊपर भी आएगी, और सरिये से लोड ट्रांसफर होंगे कंक्रीट पे, कंक्रीट से लोड ट्रांसफर होंगे सरिये पे। तो क्या होगा, सरिया जब लोड लेगा ना तो सरिया ना कंक्रीट को फेल नहीं होने देगा, सरिया क्योंकि कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट के साथ चिपका हुआ है तो सरिया आपका वहां मुड़ जाएगा, और जब सरिया मुड़ जाएगा तो वो टूटा नहीं है लेकिन वो बेंड हो गया है। हालांकि बीम आपकी डैमेज जरूर होगी लेकिन आपके ऊपर गिरेगी नहीं, तो गिरेगी नहीं तो वहां पे प्रॉपर वार्निंग दे दी फेल होने से पहले। और जो आपका कंक्रीट है ना वो सरिये के सारे 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 धीरे धीरे फेल होगा। क्या कह रहा हूं, सरिये के बेटा सारे 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 धीरे धीरे फेल होगा, और इसी फेलियर को हम लोग डक्टाइल फेलियर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसी फेलियर को हम लोग डक्टाइल फेलियर यहां पर कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूं सब कुछ ढंग से समझ में आ गया होगा क्यों हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पीसीसी की जगह पर आरसीसी का। कमेंट बॉक्स में एक बार जबरदस्त तरीके का रिस्पांस आ जाना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं कि हम लोग क्यों स्टील का ही इस्तेमाल कर रहे हैं आरसीसी के अंदर, हम कोई और मटेरियल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो बेटा कितने सारे क्वेश्चन आपके बनके तैयार होते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो क्या लिखा है बेटा, पहला लिखा है इस जगह पे कि व्हाई वी यूज स्टील ओनली इन द रेनफोर्समेंट, हम सिर्फ स्टील का इस्तेमाल रेनफोर्समेंट के रूप में क्यों करते हैं। क्या कह रहे हो बेटा, हम सिर्फ और सिर्फ रेनफोर्समेंट के रूप में स्टील का इस्तेमाल क्यों करते हैं, किसी और मटेरियल का इस्तेमाल हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे या क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि आपके पास स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब अगर सरिया मुड़ भी रहा है ना, अगर सरिया बेटा मुड़ भी रहा है ना तो सरिया अगर किसी जगह पर सरिया मुड़ भी रहा है तो इसका मतलब वहां पर भी वो स्ट्रेन को जनरेट कर रहा है। स्ट्रेन मतलब उसके अंदर विकृति, स्ट्रेन का मतलब विकृति, मतलब कि अगर किसी जगह पर लोड लगा, मान लो मेरे हाथ में किसी ने ऐसे लोड लगाया तो मेरे हाथ की जो मसल्स है वो थोड़ी सी देखो एकदम चेंज हो रही है बेटा। तो अगर किसी जगह पर लोड लगा तो डेफिनेटली सी बात है उस जगह पे स्ट्रेन तो आएगा, मतलब विकृति होगी, डिफॉर्मेशन आएगा, ये सारी चीजें तो आएंगी ही आएंगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और ये बेटा आपकी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। क्या होती है बेटा, ये आपकी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि डेल का मतलब है चेंज इन लेंथ, लेंथ में चेंज कितना हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आपके पास में ये बॉडी थी और इसकी लेंथ कितनी थी सर, ये बॉडी थी, ढंग से समझना बेटा, मैं हर एक चीज का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। और अगर आपने एग्जाम के लिए ये पढ़ लिया ना एक बार आरसीसी को, मैं गारंटी देता हूं बेटा मार्क्स नहीं खाओगे एक भी जगह पर, ठीक है। देखो बेटा अगर आपने पी लोड से इसको खींचा, मान लीजिए इसकी लेंथ पहले कितनी थी आपके पास में एल ही थी, और अगर जब आपने इसको खींचा तो यही वैल्यू आपकी क्या होगी सर, धीरे 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 यहां तक आपकी आगे बढ़ गई, ठीक है। क्या हो गया सर, पी लोड से खींचने पर इसकी जो वैल्यू है वो एल से बढ़ गई, मतलब इसके अंदर डेल एल चेंज हो गया। क्या हो गया सर, डेल एल चेंज हो गया। तो अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि इसके अंदर सर स्ट्रेन कितना आया, तो स्ट्रेन आया चेंज इन लेंथ कितना हुआ सर, डेल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी थी एल। तो यहां पे आपके पास में खींचने पर समझ में आया कि खींचने पर क्या हुआ, खींचने पर जैसे आपके पास में पहले इसकी लेंथ मान लीजिए कितनी थी, पहले इसकी लेंथ मान लीजिए एल लेंथ थी इसकी, पी लोड से खींचने पर है ना, मतलब पहले इसकी लेंथ और इनिशियल ओरिजिनल लेंथ इसकी एल थी। जब मैंने पी लोड से इसको खींचा तो पी लोड से खींचने पर इसकी जो लेंथ होगी वो अब यहां पे कितनी होगी बेटा आपके पास, वो आपकी एल मतलब इतनी लेंथ होगी, इतनी लेंथ आपके पास होगी, ठीक है, खींचने के बाद तो एल था उसमें डेल डिस्टेंस का क्या हो गया बेटा, यहाँ पे स्ट्रेन आ गया। तो फाइनली ये जो वैल्यू बड़ी इसको स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा एक आपने सोन के अंदर थर्मल स्ट्रेसेस पढ़े होंगे, और थर्मल स्ट्रेसेस में आपने जरूर पढ़ा होगा कि एल अल्फा डेल्टा टी, क्या पढ़ा होगा बेटा, एल अल्फा डेल्टा टी आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ द बीम, लेंथ ऑफ द बीम, अल्फा क्या है थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, जिसे हम लोग ऊष्मा प्रसारीय गुणांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं ऊष्मा प्रसारीय गुणांक, क्या बोलते हैं बेटा, ऊष्मा प्रसारीय गुणांक भी इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है, और डेल्टा टी क्या, चेंज इन द टेंपरेचर। तो देखो बेटा यहाँ पे एक चीज क्लियर समझ में आ रही है कि जैसे जैसे हम लोग टेंपरेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आप लोगों का जो एक्सपेंशन है वो बढ़ता हुआ चला जाता है, और ये सब कुछ आपका अल्फा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे कि अगर ध्यान से देखोगे तो अल्फा फॉर अलग अलग मटेरियल क्या, मैं अल्फा देखता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया सर, एक जगह पे स्टील को नहीं मिलाया, कंक्रीट और कॉपर को आपने मिला दिया, उससे उसको समझने से पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि आपके पास में अल्फा ऑफ द कंक्रीट जो वैल्यू आपके पास 11 × 10 माइनस है। देखो पहले तो याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कंक्रीट का अल्फा कितना होता है, 11 × 10 ⁻⁶ डिग्री सेल्सियस। अल्फा ऑफ स्टील कितना होता है, 12 से 13 लगभग 12 से 13 10 ⁻⁶ डिग्री सेल्सियस। कॉपर ऑफ द अल्फा ऑफ द कॉपर कितना होता है, 17 × 10 ⁻⁶ डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में अल्फा ऑफ द एल्यूमीनियम कितना होता है, 23 × 10 ⁻⁶ डिग्री सेल्सियस। मतलब कि अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों का थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कैसा है, ऑलमोस्ट इक्वल है। कैसा है सर, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। मैं पूरी तरीके से इक्वल नहीं बोलूंगा लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल है, क्योंकि कोई मटेरियल का जो आपके पास अल्फा होता है वो सेम हो ही नहीं सकता, ठीक है बेटा। तो हमने क्या समझा, अल्फा ऑफ द कंक्रीट कितना है, अल्फा ऑफ द स्टील कितना है, अल्फा ऑफ द कॉपर कितना है, अल्फा ऑफ द एल्यूमीनियम कितना है, सब मैंने आपको बता दिया। मान लो अगर आपने कंक्रीट और स्टील को ना लेकर आपने किसी दो अलग मटेरियल को ले लिया होता है, स्टील और कंक्रीट, कॉपर या कंक्रीट को, तो देखो कॉपर का आपके पास में कितना 17 और कंक्रीट का कितना 11, मतलब दोनों का थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट में बेटा जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास जमीन आसमान का अंतर है किसके अंदर, अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे स्टील और कॉपर और कंक्रीट के थर्मल एक्सपेंशन ऊष्मा प्रसारी गुणांक के अंदर जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो अगर मान लो इसको मैं गर्म करूंगा, क्या करूंगा, अगर इसको मैं गर्म करूंगा तो क्या होगा, कंक्रीट तो अलग टाइम पर फैलेगा क्योंकि इसका ऊष्मा प्रसारी गुणांक अल्फा की वैल्यू अलग है, और कॉपर आपका अलग टाइम पर एक्सपेंड करेगा, अलग टाइम पर फैलेगा। तो अलग टाइम पर फैलने, दोनों के अलग अलग टाइम पर एक्सपेंड करने के कारण से, फैलने के कारण से ये एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे, मतलब इसमें खींचातानी चलती रहेगी और जिसके कारण से स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं एक ऐसा मटेरियल का इस्तेमाल करूं जिसका थर्मल
एक्सपेंशन कोएफिशिएंट लगभग बराबर है, तो वो क्या होगा उस जगह पर अगर यहाँ पे अगर आप इसको गर्म करेंगे तो वो ऑलमोस्ट लगभग सेम टाइम पर एक्सपेंड होने की कोशिश करेंगे और वहां पे कोई खींचातानी नहीं होगी, जिसके कारण से यहाँ पे कोई भी क्रैक्स जनरेट नहीं होंगे। इसलिए हम लोग अल्फा ऑफ द कंक्रीट एंड अल्फा ऑफ स्टील के लगभग बराबर होने के कारण से यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टील के रूप में सिर्फ और सिर्फ या रिइंफोर्समेंट के रूप में सिर्फ और सिर्फ स्टील का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ कांसेप्ट नोट्स आप पढ़ोगे सबको समझ में आएगा। तो देखो एक बार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एनी मटेरियल दैट कैन टेक टेंशन मे बी यूज्ड एज अ रिइंफोर्समेंट। बेटा इनको पढ़ोगे बहुत बेसिक और बहुत ही आसान हिंदी लिखी हुई, आसान इंग्लिश लिखी हुई है। मैं लिखा कोई भी मटेरियल जो टेंशन ले सकती है उसे हम लोग रिइंफोर्समेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कोई भी मटेरियल जो कि टेंशन को लेने में सफिशिएंट है, टेंशन को लेने के कैपेबल है, तो उसे हम लोग एज अ रिइंफोर्समेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि स्टील हो गया, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, प्लास्टिक है, फाइबर है, बैम्बू वगैरह इन सारी चीजों को। स्टील इज मोस्ट प्रेफरेबल बिकॉज़ ऑफ द फॉलोइंग रीजन। स्टील ही क्यों इस्तेमाल करिए, उसका सिर्फ एक रीजन नहीं है, और भी रीजन है आपके पास। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है इकोनॉमिकल एज कंपेयर्ड टू अदर मटेरियल। ऐसा नहीं तुम चांदी इस्तेमाल करिए तो बहुत अमीर हो, तो तुम सोना इस्तेमाल करो नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है स्टील की, और जो थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है लगभग कंक्रीट के थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट के बराबर होता है। तो ये बातें बेटा आपको ध्यान रखनी थी, आपने आई होप याद भी करनी होगी। समझ में आ गया? चलिए सर अभी हम लोग देखेंगे बेटा, जब हम लोग कंक्रीट में पढ़ेंगे तो कंक्रीट और स्टील के अंदर क्या क्या चीजें देखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। देखिए बेटा हमने कंक्रीट के बारे में तो डेंसिटी पढ़ ली कि सर पीसीसी की जो डेंसिटी होती है वो 2400 केजी पर मीटर क्यूब होती है, और आपके पास जो आरसीसी की डेंसिटी होती है वो 2500 केजी पर मीटर क्यूब होती है। लेकिन साथ ही साथ स्टील के बारे में थोड़ी सी बात करूं तो लिखा हुआ है पहली बात तो जो स्टील होती है बेटा इसकी डेंसिटी 7850 केजी पर मीटर क्यूब होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और स्टील का जो मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी है वो आपको 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। और भाई अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना, तो देवेश सर पीडब्ल्यू पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको हर एक क्लास का इंफॉर्मेशन, आपके डाउट सॉल्यूशन, हर एक चीज मैं आपको यहाँ पर करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे बेटा, जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बताएंगे एक बार कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आप लोगों को और मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए बढ़ते आगे सर। यहाँ पर m का मतलब क्या है बेटा? m का मतलब इस जगह पर मिक्स है, और 20 का मतलब इस जगह पर कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट द रेट ऑफ 28 डेज पर आपके पास में है। जहां पर हम लोग 28 दिन की क्योरिंग करने के बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेशन इतनी आ रही है। अब क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले इसको समझिए कि जब हम लोग कंक्रीट की बात करेंगे, कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है और स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में। ग्रेड्स की बात करूंगा तो M20 ग्रेड हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल है आपका, एग्जांपल के तौर पे हमने M20 ग्रेड को ले लिया। यहाँ पे M स्टैंड करता है मिक्स के लिए, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। 20 किसको शो करता है? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज क्यूरिंग, मतलब कि 28 दिन का कोई क्यूब बनाया मैंने, और क्यूब कितने साइज का बनाया सर मैंने? 150 बाय 150 बाय 150 साइज का मैंने क्यूब बनाया, और उस क्यूब को मैंने 28 दिन की क्यूरिंग पर रखा, जिसके अंदर 1:3 का मैंने सीमेंट और सैंड का इस्तेमाल किया। उसको मैंने 28 दिन की क्यूरिंग पर रखा। 28 दिन की क्यूरिंग रखने के बाद उसको सीटीएम एलयूटीएम मशीन में रखने पर उसका जो लोड आया वो मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ आई वो कितनी आई? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर आई 28 दिन की क्यूरिंग के बाद। तो उसे हम लोग बोलेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब इसको और डिटेल में आगे समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, ठीक है। लिखा हुआ है E इज द, एक बच्चा E इज द सेम ऑफ द ग्रेड, सेम रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रेड ऑफ स्टील। हां बेटा E की जो वैल्यू मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी वो लगभग सेम रहेगा, ठीक है। तो 2 × 10⁵ रहेगा, ये फिक्स है आपका। अब आगे देखो क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ द प्लास्टिसिटी ऑफ द स्टील, इसे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टील जो आपके पास डक्टाइल मटेरियल है, टेंशन में स्ट्रांग होती है। यहां पे हम लोग जनरली दो तरीके की स्टील का इस्तेमाल करेंगे। एक आपके पास में है, एक है माइल्ड स्टील Fe250 और एक आपके पास में दैट इज HYC। देखो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं थोड़ा फास्ट कीजिए बेटा। देखो फास्ट मत भागो, मेरे पास 8 दिन है और मैं 8 दिन के अंदर आपको हर चीज बताऊंगा। जो फास्ट भागना चाहता है बेटा वो फास्ट मोड पे बाद में देख लेना, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। लेकिन जिसको सच में पढ़ना है बेटा, कंटेंट देखो बेटा, हम इसको हवा में नहीं उड़ा रहा हूं, मैं इसको हवा में नहीं उड़ा रहा हूं सब्जेक्ट को, मैं इसके अंदर आपको कंटेंट दे रहा हूं, और वो कंटेंट दे रहा हूं जो आपको कोई नहीं दे रहा होगा, आपको किसी क्लास में पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्लीज मेरे साथ धैर्य बनाए रखें। अभी स्टार्टिंग है, पहला दिन है और ऑलरेडी आज क्लास लेट हो गई थी, अदरवाइज मैंने इस क्लास में शुरू से स्पीड बना करना चाहता था। तो यहां पे देखो बेटा मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको, तो ये आपके पास माइल्ड स्टील है Fe250, उसके बाद HYC में दो स्टील दो ग्रेड आएंगे Fe415 और Fe500। आजकल Fe550 की इस्तेमाल हम लोग करने लगे, लेकिन अभी तक हम लोग किताबों में इन्हीं के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। साइड पर हम लोग Fe550 जिसमें हम लोग Fe550SD और Fe550D इन दोनों का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे बेटा, ये आपके पास ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट को कैसे पहचानेंगे ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कुछ IS कोड एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे बेटा, एग्जाम में आप लोगों से डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है सर? ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट हैज बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। पहले तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं एग्जाम में अगर हमसे कंक्रीट की ग्रेड्स के बारे में पूछेगा कंक्रीट की कौन-कौन सी ग्रेड होती है, ठीक है। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है इस जगह पर, कंक्रीट की ग्रेड को IS कोड 456 2000 के आधार पर तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहले आपके पास में ऑर्डिनरी कंक्रीट जिसमें जो आपकी M10 से लेकर के M20 तक चलती है, मतलब M15 M10 M15 M20। एग्जाम में कोई पूछे कि आपके पास में ऑर्डिनरी कंक्रीट में कितनी ग्रेड्स आती है, तो बेटा तीन ग्रेड्स आती है, ठीक है। ऑर्डिनरी कंक्रीट में कितनी ग्रेड्स आती है? आपकी तीन ग्रेड्स आती है। नेक्स्ट कोई पूछे स्टैंडर्ड कंक्रीट में, तो पहले क्या होता है बेटा, ये जो आपकी ग्रेड थी पहले M25 से M55 तक हुआ करती थी, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे पहले 7 ग्रेड्स हुआ करती थी पहले। लेकिन बेटा इस जगह पर, और उसके बाद स्टैंडर्ड कंक्रीट होती थी M25 से M55 तक ये चलती थी, और M60 से लेकर उससे ऊपर तक वैल्यू चलती थी। लेकिन जब ये रिवाइज हुआ 2013 के अंदर, फोर्थ अमेंडमेंट या फोर्थ फंडामेंटल के अंदर जब ये चेंज हुआ, तो ये जो आपके पास में स्टैंडर्ड वाली थी, देखो मैंने एरो लगा रखा है, स्टैंडर्ड कंक्रीट आपकी M25 से M60 तक होगी। तो जब M25 से M60 तक हुई तो पहले ये कितनी ग्रेड थी? 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन अभी कितनी ग्रेड होगी? आपकी 8 ग्रेड्स होगी। कितनी ग्रेड्स होगी बेटा? 8 ग्रेड्स होगी। सेम ऐसे ही जब ये आपका M60 तक हो गया और ये आपका 65 से स्टार्ट हुआ, तो 65 से मतलब आपकी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है 65 से स्टार्ट हुई और M100 तक गई। अब देखो एक बार इसको काउंट भी कर लो तो M65 70 75 80 85 90 95 और 100, तो कितनी होगी बेटा? ये भी आप लोगों की 8 ग्रेड्स हो गई है इस जगह पे। तो जल्दी से मुझे बताइए बेटा, ये बात समझ में आ गई आपको पहले क्या था और अब क्या था, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, ऐसा ना लगे आपको कि हमने जो पढ़ा था वो पता नहीं क्या चीज चल रही है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। और जल्दी से एक बार देखेंगे क्या मैंने बताया, तीन तरीके की आपकी कंक्रीट है, ऑर्डिनरी है, स्टैंडर्ड है और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, ठीक है। लेकिन अब फिलहाल जो कंडीशन चलती है एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे बेटा वो इसके अकॉर्डिंग आपके बनेंगे। पहले आपका M10 से M20 तो पहले जैसा ही है, स्टैंडर्ड कंक्रीट पहले M25 से 55 थी, लेकिन अब M25 से M60 हो गई है, और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट पहले M60 से लेकर के और उसके ऊपर थी, लेकिन अब आपकी M65 से लेकर के M100 तक हो गई है। उम्मीद कर रहा हूं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। कुछ IS कोड, बेसिक IS कोड जो एग्जाम में आपको याद होनी चाहिए। तो आपको देखो यहाँ लिखा हुआ है IS कोड 10262 और रिकमेंड गाइडलाइंस फॉर द कंक्रीट मिक्स डिजाइन की आपका IS कोड का इस्तेमाल होगा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। IS कोड 10262 ये आपका कंक्रीट मिक्स डिजाइन की रिकमेंडेशन आपको प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट देखेंगे सर क्या लिखा हुआ है IS कोड 1893 2002, ये आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर के बारे में आपको नॉलेज देता है। नेक्स्ट है IS कोड 13920 1993 डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ द रिइंफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट टू द सिस्मिक सोर्स, जिसके ऊपर सिस्मिक लोड्स लगते हैं तो उस टाइम पर रिइंफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर की डक्टाइल डिटेलिंग के लिए इस कोड का इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे सेम ऐसे 3370 1965, तो इन IS कोड को बेटा आराम से पढ़ लेना। नेक्स्ट आपको दिया हुआ जैसे आपका प्रैक्टिस ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज ऑफ द लिक्विड, जैसे हम लोग वाटर टैंक वगैरह, वाटर एग्जाम में कोई पूछ ले आपसे कि सर वाटर टैंक आपके पास में, या कोई आपसे पूछ ले सर कि ऐसा हमें स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें हमें वाटर को स्टोर करके रखना है, तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कंक्रीट का स्ट्रक्चर जिसमें वाटर को लिक्विड को स्टोर करके रखना चाहते हैं, उस जगह पर अगर आपके पास कोई IS कोड यूज होगा तो IS कोड 3370 1965 होगा। IS कोड IS 432 पार्ट 1 का इस्तेमाल हम लोग माइल्ड स्टील और मीडियम टेंसाइल स्टील बार्स की स्टडी के लिए करते हैं। IS कोड 1786 का इस्तेमाल हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार के लिए करते हैं। IS कोड 1566 का इस्तेमाल हैंड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक कंफर्मेशन के लिए। IS ग्रेड A ऑफ द IS कोड 2062 के लिए हम लोग स्ट्रक्चरल स्टील कंफर्मेशन को करते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपको याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एक्जेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास IS कोड 456 2000 का इस्तेमाल PCC और RCC दोनों के लिए किया जाता है। फोर्थ रिवीजन वाला आजकल हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है
आईएस कोड 875 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पार्ट 1 से लेकर 5 तक और 1987 के अंदर बनाया गया था। इसमें हम लोग है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन लोड, मतलब कि अर्थक्वेक लोड को छोड़कर बाकी सारे लोड्स हम लोग करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है पार्ट 1 डेड लोड के लिए, पार्ट 2 इंपोज लोड, पार्ट 3 विंड लोड, और जिसको हम लोग लाइव लोड भी बोल सकते हैं, पार्ट 4 सोलो लोड, पार्ट 5 स्पेशल लोड्स एंड दैट लोड कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा ये एग्जाम आपको, ठीक है, सर अर्थक्वेक को किससे मापते हैं, ठीक है बेटा, रिएक्टर पे नापते हैं, रिएक्टर जो स्केल होता है उसके ऊपर नापते हैं अर्थक्वेक को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखो अगर एग्जाम में कोई पूछता है आपसे कि कौन-कौन से आईएस कोड से पहले चल रहे थे और किस हिसाब से चल रहे थे, तो देखेंगे एक बार सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डिजाइन फिलॉसफी ऑफ द आरसीसी। तो यहां तक बेटा जितना मैंने पढ़ाई पर थोड़ा जल्दी से फास्ट मैं आपको दिखाता हूं मैंने क्या-क्या आपको बताया। देखो बेटा स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया था तो लोड कैसे ट्रांसफर होता है, बेसिकली हम लोग क्या-क्या पढ़ते हैं, बेसिक कांसेप्ट आपका आरसीसी को, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, किसने कोर्स किया आरसीसी की, और बाकी चार लोग कौन थे इसके बारे में बताया। उसके बाद पीसीसी क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या है, आरसीसी क्या चीज है, आरसीसी में कैसे बनती है, आरसीसी की डेंसिटी क्या होती है, उसके अलावा पॉइंट लोड मतलब टाइप ऑफ द लोड, टाइप ऑफ द बीम आपको समझा दिया। देन उसके बाद आपके कंक्रीट क्या होती है, वॉल्यूम, डेंसिटी, द्रव्यमान या मास वगैरह किसने कोर्स करी, इसका मटेरियल कैसा मटेरियल होता है, किसके फॉर्म में, जैसे क्वेश्चन बहुत पूछा था कि इसको एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है, डेंसिटी इसका वॉल्यूम वगैरह सब कुछ। फिर मैंने बताया पीसीसी और आरसीसी, तो पीसीसी से आरसीसी हम लोग कैसे हम लोग यहां पे गए, कैसे इस जगह पे हम लोगों ने ट्रांसफर किया, पीसीसी का इस्तेमाल क्यों बंद हो गया, आरसीसी का इस्तेमाल क्यों ज्यादा हो गया, ये आपको मैंने रीजन बताया। देन उसके बाद में हम लोग क्यों रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल करते हैं स्टील के अंदर, तो थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट मैंने आपको बताया, चार मटेरियल के थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बताई और उसका प्रॉपर रीजन बताया कि क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बराबर होने के कारण से स्टील का ही, तो वो मैंने आपको बताया। फिर तीन इसके मेन रीजन बताया कि क्यों हम लोग आरसीसी के अंदर स्टील का इस्तेमाल करें। देन उसके बाद हम लोग यहां पे आप पढ़ लेना इसको, तो कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई भी डिजाइन कर रहे हैं हम लोग आरसीसी का, उसके मेन ऑब्जेक्टिव है स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, सर्विसेबिलिटी और इकोनॉमी और एस्थेटिक्स, इनका हम लोग ध्यान रखते हैं। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कंक्रीट की ग्रेड, स्टील की ग्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद टाइप ऑफ द ग्रेड, जो ग्रेड का क्लासिफिकेशन है, कंक्रीट की ग्रेड का जो क्लासिफिकेशन है वो आप लोगों को मैंने आपको यहां पे बता दिया कैसे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद कुछ बेसिक आईएस कोड और ये आपको अमेंडमेंट भी बता दी कि यहां से कैसे इसको फाइनली किया गया, ये लेटेस्ट है बेटा, ये आपके पास में क्या है, ये लेटेस्ट है आपका, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए बेटा अभी तक जितना भी पढ़ाया मैंने सब कुछ आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया, और अभी तक जितने भी बच्चे जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया बेटा, आप मुझे इस नंबर पे टेलीग्राम नहीं पे देवी सर पे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो यहां से पढ़ने के बाद अब देखिए क्या हुआ सर, अब यहां पे समझने की कोशिश करना क्या हुआ सर। सबसे पहले हम फिलॉसफी की बात करें, सबसे पहले दुनिया में एक आईएस कोड आया था, दुनिया में एक आईएस कोड आया बेटा, और उसको हमने क्या बोला, उसे हमने बोला 1950। पहले तो हम लोग बीआईएस का मतलब समझे, बीआईएस की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है एंड दैट इज द ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड, इसे हम लोग बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सबसे पहले 1953 के अंदर एक आईएस कोड आया था और उसी का इस्तेमाल हम लोग डिजाइनिंग ऑफ द रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर कर रहे थे। देन उसके बाद उसका पहली बार रिवीजन हुआ कब, फर्स्ट रिवीजन इसका हुआ 1957 के अंदर, 1957 के अंदर इसका पहली बार रिवीजन हुआ, और रिवीजन होने के बाद इसे हमने डब्ल्यूएसएम मेथड का नाम दिया, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का नाम दिया। देन उसके बाद इसका सेकंड रिवीजन हुआ 1964 के अंदर, इसको नाम हमने दिया यूएलएम मेथड। देन उसके बाद थर्ड रिवीजन हमने किया, और थर्ड रिवीजन जब हमने किया इसका तो ये हुआ 1978 के अंदर, और इस टाइम पर आईएस कोड को एक नया नाम दे दिया गया, आईएस कोड 456 1978, और इसे हमने एलएसएम मेथड नाम दिया। लेकिन फिर भी एलएसएम मेथड में कुछ कमियां रह गई थी, और फिर उसके बाद जब इसका फाइनली जो आपके पास रिवीजन हुआ, तो रिवीजन होने के बाद में इसका जो लेटेस्ट कोड हम लोग इस्तेमाल करने लगे आईएस कोड 456 2000, ये हम लोग इस्तेमाल करने लगे आजकल। उसके बाद में फिर 456 2000 आपका 2016 के अंदर वापस से क्या हुआ, आपका रिवाइज हुआ है, और इसके बाद 2019 में भी कुछ इसके अंदर जो है चेंजेस किए गए हैं। तो ये कुछ चीजें बेटा जो आपको याद रखनी चाहिए, वो आपके सामने स्क्रीन पर मैंने दिखा दी है, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और एग्जाम में हम लोग जब डब्ल्यूएसएम को पढ़ेंगे तो डब्ल्यूएसएम के बारे में जरूर बात करेंगे, एलएसएम को पढ़ेंगे तो एलएसएम के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो हम लोग यहां पे बात करना चाहते हैं बेटा वो हम लोग बात करेंगे अबाउट द एलएसएम मेथड के बारे में चैप्टर में मेनली। चलिए सर अब हम लोग बात करेंगे सर, यहां पर हम लोग देखें अब एलएसएम के थ्रू हमारा जो मेन अभी डिजाइनिंग चल रही है बेटा वो किसके थ्रू चल रही है, वो आपकी चल रही है एलएसएम के थ्रू। हम लोग एलएसएम मेथड के ऊपर ज्यादा फोकस रहेंगे क्योंकि अभी फिलहाल में सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, ठीक है। देखेंगे ध्यान से यहां पे क्या, और देखो ऐसा नहीं मैंने बीच में बेटा कुछ चीजें आपके लिए ड्रॉप कर दी है कि जैसे मैंने आपको बताया, तो मैंने आपको एक-एक करके बताया कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या-क्या चीजें चलती है, क्यों वो फेल हो रहा है, ये सब कुछ मैंने लिखा है। फिर यूएलएम मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड आपका क्यों फेल हो रहा है, उसके बाद आपका अल्टीमेट एलएसएम मेथड आपका क्यों स्ट्रांग है, क्यों ज्यादा अच्छा माना जाता है, वो सब रीजंस मैंने दिए, लेकिन ये आपके पढ़ने के आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर, मतलब आप लोगों को हर एक चीज बेटा नोट्स के अंदर मिल जाएगी, आप बस नोट्स को ध्यान से देखना, नोट्स को पढ़ना ध्यान से, सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखिए बेटा अब आरसीसी में दो चीजें हैं, कंक्रीट है और स्टील है। एलएसएम मेथड है कि लिमिट स्टेट मेथड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लिमिट स्टेट मेथड को दो हिस्सों में बांटा गया, पहला लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। जरूर आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि सर एलएसएम हमारे पास दो तरीके की डिजाइन करता है, मतलब डिजाइनिंग के लिए दो तरीके का सेक्शन लेकर चलता है, ठीक है। पीडीएफ में बेटा सारे पेजेस हैं, पीडीएफ में सब कुछ है, आप पढ़ोगे आपको हर एक पॉइंट हर एक चीज आपको पीडीएफ के अंदर मिलेगी, इसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और एक लिखा हुआ है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का क्या मतलब होता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी का क्या मतलब, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई एक बीम है या कोई भी स्ट्रक्चर है, अब उस स्ट्रक्चर में आपके पास वो स्ट्रक्चर आपका शियर में फेल हो सकता है, कंप्रेशन में फेल हो सकता है, टॉर्जन में फेल हो सकता है, फ्लेक्सर में फेल हो सकता है, फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग में फेल हो सकता है, ये हर एक चीज के अंदर फेल हो सकता है। बेटा नोट्स आपको काम लेंगे, तो नोट्स आपको मिलेंगे, एक तो मैंने टेलीग्राम चैनल आपको बताया देवी सर पीडब्ल्यू, पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और साथ में आप लोगों को जो एप्लीकेशन है उस पर जब आप जाएंगे पीडब्ल्यू का ऑफिशियल ऐप, वहां पे आप लोग जाएंगे तो आपको एसएससी जेईई क्रैश कोर्स के नाम से एक सेक्शन दिखेगा, वहां पे आपको सारे पीडीएफ क्लास के मिल जाएंगे। चलिए एक बार बात करते हैं हम लोग कि सर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी क्या है। मैंने बताया स्ट्रक्चर के ऊपर कंप्रेशन आ सकता है, टेंशन आ सकती है, टॉर्जन आ सकती है, शियर आ सकता है, फ्लेक्सर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रक्चर फेल हो रहा होगा। तो उस स्ट्रक्चर को उस कंडीशन में स्ट्रांग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को फॉलो करते हैं, और इससे स्ट्रक्चर क्या होता है, सेफ स्ट्रक्चर हमारा बनकर तैयार होता है। वहीं पर यदि आपके पास लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी की बात करूं तो ये आप लोगों को लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड कराता है। क्या करता है बेटा, ये आप लोगों को लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड कराता है, यानी कि लंबी उम्र स्ट्रक्चर की देखने को हमें मिलती है इस केस के अंदर। तो दोनों कंडीशन समझ में आई, अगर कोई दिमाग में फिट कर लो बेटा लिमिट स्टेट ऑफ, देखो पहली बात तो ये है कि ये क्लास उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने पहली बार आरसीसी पढ़ रहे होंगे। देखो बेटा आरसीसी क्लास अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में 60-70% ही जाएगा, लेकिन जिसने बेटा पहले आरसीसी पढ़ रखा है उसके दिमाग में 200% सब्जेक्ट जाएगा, क्योंकि अगर आप इतना समय नहीं है इसी को समझाने में कम से कम मेरी 3 से 4 घंटे की क्लास चलती है। तो यहां पर बेटा इसको हम लोग इसलिए समझा रहे हैं इस तरीके से क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पे क्या लिखा है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी दो हिस्से होते हैं। अब दिमाग में फिट कर लो, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का मतलब है स्ट्रक्चर आपका सेफ बनाना है, मतलब शियर, टॉर्जन, बेंडिंग वगैरह कंप्रेशन वगैरह इन चीजों से बचाना है। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी का मतलब है स्ट्रक्चर को सर्विस प्रोवाइड करानी है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम कई बार तुमने देखा होगा कि कोई भी एक जगह पर कोई भी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भाई वो उसके अंदर वाइब्रेशन नहीं आए, क्रैकिंग्स नहीं आए, डिफ्लेक्शन नहीं आए, ये सारी चीजें नहीं आए, तो इसका मतलब उसमें बढ़िया सर्विसेज दी जा रही है। और उसके अंदर बेटा अगर वहां पे शियर से बचा लिया, टॉर्जन से बचा लिया, स्टील प्रोवाइड करा के, उसको कंप्रेशन से बचा लिया, कॉलम में सरिया प्रोवाइड करा के, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है। ओके, लिमिट स्टेट गुड फॉर एनी स्ट्रक्चर, मोस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए बेटा आपका जो एलएसएम है वो अच्छा होता है। चलिए हम लोग सिस्टमैटिक वे में बात करेंगे सर, व्हाट इज द लिमिट स्टेट मेथड और इसके क्या पार्ट्स होते हैं और इनके क्या-क्या चीजें आगे चलेंगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, एलएसएम में लिखा हुआ है, इट इज अ कंडीशन जस्ट बिफोर कोलैप्स अप टू द लिमिट दैट मेंबर इज सेफ टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल लोड एंड आल्सो गिव द प्रॉपर सर्विस थ्रू आउट द लाइफ। मतलब लिखा हुआ है
एलएसएम क्या चीज है? एलएसएम एक ऐसी कंडीशन है, समझना इस बात को बेटा। एलएसएम एक ऐसी कंडीशन है जस्ट बिफोर कोलैप्स से पहले की, मतलब फेलियर से पहले की ऐसी कंडीशन को हम लोग एलएसएम कहते हैं। अप टू द लिमिट, ऐसी लिमिट तक लिखा है, अप टू द लिमिट, एक ऐसी लिमिट तक दैट मेंबर इज सेफ टू रजिस्ट एक्सटर्नल लोड, जहां तक कि आपका जो मेंबर है वो लोड को, एक्सटर्नल जो लोड लग रहा है उसको बड़े इजीली सेफली रजिस्ट कर पाएगा, और साथ ही साथ उस पूरे स्ट्रक्चर में वो प्रॉपर सर्विस भी प्रोवाइड कराएगा जब तक स्ट्रक्चर की लाइफ चलती रहेगी। तो दो चीजें बोली गई बेटा कि ये एक ऐसी कंडीशन है, फेल होने से पहले की ऐसी कंडीशन है, ऐसी लिमिट जहां तक स्ट्रक्चर लोड को बिना फेल हुए इजीली रजिस्ट करता रहता है, और पूरे स्ट्रक्चर में थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, जब तक आपकी स्ट्रक्चर की लाइफ चलती रहती है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं दैट इज नोन एज द लिमिट स्टेट मेथड। अब देखिए एक बच्चा पूछ रहा है सर दोनों में से बेस्ट कौन है? बेटा बेस्ट दोनों में से ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों बेस्ट कौन से हैं। बात यह है कि ये आप लोगों का जो आपके पास एलएसएम होता है बेटा, या और मैंने आपको प्रोवाइड करा दी 3 स्लाइड उसमें पढ़ लेना, और वो मेरे यहाँ पे पढ़ाने वाली नहीं है इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, क्रैश कोर्स में पढ़ाने के लिए नहीं है बेटा वो, नहीं तो उसमें टाइम चला जाएगा, पूरा टाइम उसी में चला जाएगा। तो बेटा लेकिन आपको मैं बताता हूँ एलएसएम जो है ना, जहां पर हमें स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए वहां पे डब्ल्यूएसएम का इस्तेमाल करें, जहां इकोनॉमी और कुछ हद तक स्टेबिलिटी चाहिए वहां पे हम लोग एलएसएम का इस्तेमाल करते हैं। डब्ल्यूएसएम आपका कहां इस्तेमाल किया जाता है बेटा? डब्ल्यूएसएम आपका इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा जहां पे स्टेबिलिटी चाहिए होती है, पैसे से कोई मतलब नहीं, जैसे कि मैसिव स्ट्रक्चर, डैम, रिजर्वायर, रिटेनिंग वॉल, वाटर स्ट्रक्चर, इन सभी को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उन सभी को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एलएसएम मेथड का, यानी कि लिमिट स्टेट मेथड का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक बार। देखो लिमिट स्टेट मेथड को, एलएसएम मेथड को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है आपका लिमिट स्टेट मेथड ऑफ द कोलैप्स, एक है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ द सर्विसेबिलिटी। लिमिट स्टेट मेथड ऑफ द कोलैप्स का मतलब सेफ डिजाइन, और लिमिट स्टेट कोलैप्स मेथड ऑफ द सर्विसेबिलिटी का मतलब है लॉन्ग लाइफ स्ट्रक्चर्स की होगी। अब देखिए बेटा आगे हमने बात करी कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर 4 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के अंदर हम लोग कुछ इस तरीके के पार्ट पढ़ेंगे। जैसे यहां पे लिखा हुआ है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर हम लोग फ्लेक्सर, शियर, कंप्रेशन और टॉर्जन, ये 4 पार्ट पढ़ते हैं। और ध्यान रखिएगा अभी वाला चैप्टर हमारा चला ये वाला फ्लेक्सर। फ्लेक्सर का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी किसमें आएगी? बीम में आएगी, स्लैब के अंदर जनरली, तो बीम और स्लैब को हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग शियर, कंप्रेशन, टॉर्जन इनको पढ़ते हो जाएंगे। तो यहां पे ध्यान रखना लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन कंप्रेशन, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन टॉर्जन, ये आपके 4 पार्ट होते हैं लिमिट स्टेट ऑफ किसके अंदर? लिमिट स्टेट ऑफ द कोलैप्स के अंदर। सर शेड्यूल तो कम्युनिटी में डाला नहीं है बेटा, 10 बार मैसेज में करना, मैं बहुत, मेरे को गुस्सा आता है इन चीजों से। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल, अगर अगली आपकी बार अगर मैसेज आ गया तुरंत ब्लॉक करवा दूंगा, 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, वापस मैसेज मत कर देना, है ना बेटा, मामा बच्चा तुमको माँ बच्चा बना दिया जाएगा नहीं तो। ठीक है, क्लास के अंदर ये वाला आना नहीं चाहिए। ओके चलो अब देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के अंदर। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन, श्रिंकेज, लिखा है डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, श्रिंकेज, वाइब्रेशन, ड्यूरेबिलिटी, क्रीप और फायर रेजिस्टेंस, या इसके अलावा भी और भी बहुत सारे होते हैं। मतलब कि ये सारे क्या कर रहे हैं? स्ट्रक्चर में सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं उसको। अगर देखो स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्रैकिंग नहीं होगी, श्रिंकेज नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, क्रीप नहीं आ रहा, फायर रेजिस्टेंस से बचा रहा है अपने स्ट्रक्चर को, तो ऑब्वियस सी बात है आपका स्ट्रक्चर की लॉन्ग लाइफ होगी। कैसी होगी? लंबी लाइफ होगी स्ट्रक्चर की। समझ में आ रहा है बेटा? क्या होगा? स्ट्रक्चर की एक लंबी लाइफ चलेगी, और इसी वजह से हमने लिखा था इसमें लॉन्ग लाइफ। और यहाँ पे बेटा अगर स्ट्रक्चर को मैं फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग से बचाया, सरिया डाल दिया बेंडिंग से बचाने के लिए, शियर हो रहा था, स्टीरअप प्रोवाइड करा दिए, कंप्रेशन आ रहा था, कॉलम के अंदर मेन सरिया और उनको बांध दिया किसे? हेलिकल टाई से या फिर लेटरल टाई से, और टॉर्जन आ रहा था उसके लिए हमने स्टीरअप प्रोवाइड करा दिया, मेन सरिया प्रोवाइड करा दिया। तो ऑब्वियस सी बात है इनमें हमने क्या करा? डिजाइनिंग करके इनके जहां पे कमी आ रही थी वहां पे सरिया प्रोवाइड करा दिया। तो इस जगह पर आपके पास में क्या हो गया? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स आपके पास में बनके तैयार यहां पर हो गया, मतलब आपका स्ट्रक्चर सेफ स्ट्रक्चर अब बन चुका है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक बार आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कैसे बनते होंगे? एग्जाम में सोचो तुम क्वेश्चन कैसे बनते होंगे, तो देखो एक बार जैसे मैंने बताया एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज, विच ऑफ द, मान लो क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और आपको मजा आ जाएगा उस क्वेश्चन को पढ़ के। क्या होता है क्वेश्चन? मान लो क्वेश्चन है आपका और उसमें लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। ठीक है, इनमें से कौन सा एक लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी का पार्ट नहीं है? पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया दैट इज क्रैकिंग। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया बी पॉइंट क्रैकिंग, उसके बाद में दिया वाइब्रेशन, उसके बाद में मैंने आपको दिया सी पॉइंट इज फ्लेक्सर, ठीक है। उसके बाद डी पॉइंट मैंने आपको दिया दैट इज द क्रीप। तो आंसर बताएंगे आप जल्दी से, क्या आंसर आएगा बेटा? ये क्वेश्चन है आपका और इसका आंसर दे दीजिए, क्या आंसर आएगा? जल्दी नहीं है, पार्ट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एग्जाम में आप देख लेना बेटा, ऐसे में से एक पार्ट नहीं है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी का, तो फ्लेक्सर इसमें से एक लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी का पार्ट यहां पर नहीं है। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे इस चीज को बढ़िया तरीके से। चलिए सर आगे आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बढ़ जाते हैं। देखिए बेटा मैंने लिखा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर, हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन द फ्लेक्सर के अंदर हम लोग बीम के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? बीम डिजाइनिंग के बारे में बात करेंगे। बीम डिजाइनिंग आपका 2 दिन चलेगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है, बाकी सारे चैप्टर पे एक दिन चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा बेटा? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर आप लोगों का मेनली हम लोग करते हैं बीम के लिए और किसके लिए? स्लैब के लिए। तो फिलहाल में हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे हम लोग दैट इज द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन द फ्लेक्सर। और फ्लेक्सर का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? बीम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बीम देखो, बीम के कुछ डायग्राम्स मैंने आपको दिखा रखे हैं, उसका आरसीसी स्ट्रक्चर या आरसीसी डिटेलिंग मैंने आपको उसकी दिखा रखी है ताकि आपको कुछ चीजें अच्छे से समझ में आए। थोड़ा सा मैं लाइट कम कर लेता हूं ताकि तुमको ये भी अच्छे से दिखे। ठीक है, देखिए एक बार देखिएगा इस बार और ध्यान से समझिएगा बेटा, और मैंने पहले बोल चुका हूं आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, किया कि नहीं किया देखो एक बार, तुम मक्कारी तो नहीं करो, टेलीग्राम चैनल पे जरूर फॉलो करना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारी डिटेलिंग हमेशा से ही पढ़ते रहते हैं। जल्दी से करिएगा बेटा क्लास को ज्वाइन, और जल्दी से देखते हैं हम लोग मस्त तरीके से। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी क्लास को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल भी मक्कारी क्लास के अंदर नहीं करिएगा। चलिए देखेंगे एक बार, मैंने बोला कि बीम क्या होती है सर? बीम आपके पास में एक फ्लेक्सर मेंबर होता है। क्या लिखा है? बीम। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि बीम कैसा मेंबर होता है, तो सर बीम बेटा आपके पास में एक फ्लेक्सर मेंबर होता है बी। ठीक है, अब लिखा बीम, लिखा हुआ सब्जेक्टेड टू द ट्रांसफर्स लोडिंग, मतलब जो बीम होता है ना बेटा उसके ऊपर ट्रांसफर्स लोडिंग। हाँ बेटा डेली क्लास होगी, सुबह 8 बजे से क्लास होगी और आपकी 10:30 बजे तक क्लास होगी। ठीक है,
ओके तो क्या लिखा हुआ है, बीम जो होती है आपके पास में, वहां पे लिखा हुआ है बीम जो होती है वो एक फ्लेक्सर मेंबर है। फ्लेक्सर मेंबर मतलब ऐसा मेंबर जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, उसे फ्लेक्सर मेंबर कहते हैं। और ये जो फ्लेक्सर मेंबर है बेटा, इसके ऊपर ट्रांसवर्स लोडिंग लगती है। जैसे मतलब मान लीजिए आपके पास में बीम आपकी ये है, तो ये फ्लेक्सर मेंबर हुआ, मतलब इसमें लोडिंग कैसे लगेगी बेटा, लोडिंग आपकी ट्रांसफर लगेगी, मतलब कि बीम का स्पैन इस डायरेक्शन में है और लोडिंग आपकी इस डायरेक्शन में लग रही है, स्पैन इस डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री हुआ, तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स लोडिंग बोलते हैं। और जब इसमें बेंडिंग आएगी तो बेंडिंग मतलब कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं कि एक आपका एक फ्लेक्सर मेंबर है। कैसा है, फ्लेक्सर मेंबर। अब देखो बेटा, आरसीसी बीम के अंदर कंक्रीट भी डाला जाएगा और आरसीसी बीम के अंदर आपका स्टील भी डाला जाएगा, मतलब कि दोनों चीजें डाली जाएंगी, स्टील भी डाला जाएगा और कंक्रीट भी डाला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बेटा, बीम में आप लोगों को दो तरीके के कुछ सरिया आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, क्या करेंगे बेटा, दो तरीके के सरिये कुछ आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास में एक सरिया आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे देखोगे आप तो रेड कलर का सरिया हमें दिख रहा होगा, कौन सा, एक रेड कलर का सरिया आपको दिख रहा होगा, और एक इस जगह पर जिससे हमने बांध रखा है, एक आपको ग्रे कलर का सरिया आपको दिख रहा होगा इस जगह पे, ठीक है ना। सेम ऐसे यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो एक आप लोगों को मेन कलर का सरिया, ये वाला जो सरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो सरिया है जिसे हम लोग मेन रेनफोर्समेंट बोलते हैं, मेन रेनफोर्समेंट या लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। और एक आपके पास में इसके चारों तरफ से बनता हुआ ये वाला सरिया भी आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला जो सरिया ये भी आप लोगों को यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसे हम लोग बोलते हैं दैट इज द इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, दैट इज नोन एज द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। लेकिन हम इस चैप्टर में क्या बोलेंगे बेटा, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे अभी फिलहाल में इस रेड कलर वाले जो सरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, इस रेड कलर वाले सरिये की बात करेंगे। बेटा सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। यहाँ पे बेटा दो तरीके के सरिये होते हैं, एक सरिया आपके पास में होता है किसका, मतलब एक सरिया होता है मेन रेनफोर्समेंट की फॉर्म में और एक सरिया होता है आपका स्टीरअप की फॉर्म में। तो आपको मैं क्लियर बताता हूं, ये जो रेड कलर का आपको सरिया दिखाई दे रहा है, ये बचाएगा स्ट्रक्चर को फ्लेक्सर में या बेंडिंग में। क्या बचाएगा, ये हमारे स्ट्रक्चर को, मैंने क्या बताया था, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर चार पार्ट होते हैं, फ्लेक्सर, शियर, कंप्रेशन और टॉर्जन। फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्लेक्सर पढ़ रहे हैं। तो फ्लेक्सर का मतलब बेंडिंग की वजह से हमारे स्ट्रक्चर में रेड कलर का सरिया डाला जाता है, इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट या फिर इसको हम लोग मेन रेनफोर्समेंट बोलते हैं। और ये जो आप लोगों का ग्रे कलर का सरिया जिससे हमने इसको ट्रांसवर्सली बांध रखा है, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट या शियर रेनफोर्समेंट। और ये क्यों डाला जाता है, ये शियर डिजाइनिंग मतलब शियर स्ट्रेसेस के कारण से डाला जाता है। और जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर, तो उस जगह पे मैं इसके बारे में बात करूंगा जिससे मैं इसको बांध रहा हूं, मतलब कि जो ग्रे कलर का सरिया आपको दिख रहा है। फिलहाल हम पूरे चैप्टर में किसके बारे में बात करेंगे बेटा, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर के लिए, किसके लिए बात करेंगे, रेड वाले सरिये के लिए बात करेंगे। आगे एक और डायग्राम आपको मैं दिखाई देता हूं और आई होप आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझ आएगा। कमेंट बॉक्स में खतरनाक तरीके की एनर्जी दिखनी चाहिए मुझे, और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को 15 क्वेश्चन आ गए, 15 में से 15, 10 आ गए, 10 में से 10, 12 आ गए, 12 में से 12 दिलाने की गारंटी मेरी आप लोगों से। बस आप लोग मेरी क्लास में हारना मत, थकना मत, मैं क्लास में कभी तुमको झुकने नहीं दूंगा, ठीक है बेटा। चलो देखो बेटा, सरिये का ढांचा मैंने आपको सामने एक तैयार किया है, इसमें दो तरीके के सरिये हैं। पहला सरिया जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा मेन रेनफोर्समेंट, या इसे हम लोग बोलते हैं, या तो इसे हम लोग बोलते हैं बेटा मेन रेनफोर्समेंट, या इसे हम लोग बोलते हैं सर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, या इसे हम लोग बोलते हैं रेनफोर्समेंट ड्यू टू द बेंडिंग मूवमेंट। मतलब कि देखो क्या होगा, कोई एक बीम मान लो, इसके चारों तरफ हमने क्या करा, ये ढांचा था, इसके चारों तरफ हमने फॉर्मवर्क लगाया, उसमें हमने कंक्रीट डाल दी, कंक्रीट डालने के बाद में स्ट्रक्चर बना के तैयार कर दिया। स्ट्रक्चर बना के तैयार करने के बाद, सुनना बात को ध्यान से, स्ट्रक्चर बना के तैयार करने के बाद अब हमने क्या किया, स्ट्रक्चर बना के तैयार कर लिया, और स्ट्रक्चर बना के तैयार करने के बाद तो हमने देखा जब लोडिंग आई इसके ऊपर तो बीम आपका कुछ बेंड हो रहा होगा। जो बीम बेंड हो रहा होगा तो उस बीम को बेंडिंग होने से बचाने के लिए कौन सा सरिया प्रोवाइड कराएंगे, ये वाला 1 2 3 4, यही वाला सरिया तो प्रोवाइड कराया जाएगा बेटा, यही वाला सरिया तो डालेंगे ना हम लोग, 1 2 3 4 5 और भी होंगे 2-4 सरिये, तो ये सरिया हमने बेटा प्रोवाइड करवाए। क्या करा बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये जो सरिया आपको लॉन्गिट्यूडनल लंबे वाले जो सरिये दिखाई दे रहे हैं ये हम लोग प्रोवाइड करेंगे, इसी से तो बेंडिंग रुकेगी। और सेम ऐसे ही बेटा एक कह रहा दिनेश वैरवा सर आरसीसी समझ में नहीं, बेटा अब आ रही कि नहीं आ रही, अब मुद्दा ही है ना, अब आ रही कि नहीं आ रही ये बताओ बेटा। तो मैंने क्या बोला है ना, मैंने आप लोगों को बोला हाँ बिल्कुल सही कहा बेटा, मैं पहले एस पंडित सर फैन पे, सर पहले आप कैटलिस्ट ग्रुप में पढ़ाते थे क्या, बिल्कुल हाँ बेटा पढ़ाता था एक समय पे, बहुत पुरानी बात है, 2018 की बात है, चलो 5 साल पहले की, ठीक है, सॉरी 2019 की बात है, 4 साल हो गए इस बात को। चलो बेटा, तो मैंने क्या बोला, और जो आपका जो दूसरा वाला जो सरिया है ये आप लोगों का किसके लिए, ये जो बांध रहे हैं हम लोग, ये जो स्टीरअप दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस तरीके से बांध रहे हैं हम लोग, इस तरीके से हम लोग बांध रहे हैं इसको, इससे हम लोग बोलते हैं बेटा दिस इज द शियर रेनफोर्समेंट। मतलब कि अगर स्ट्रक्चर में क्या होगा, मान लो आपका जो बीम है उसके अंदर कंक्रीट भी है, उसके अंदर सरिया भी है, तो ये जो सरिया है ये जब आपका फिसलने की कोशिश करेगा, अब ऑब्वियस सी बात है अगर इसके ऊपर लोड आएगा तो इस सरिये के ऊपर भी लोड आएगा, और जब ये लोड आएगा तो यहाँ पे टेंजेंशियल मोशन होगा कंक्रीट और सरिये के बीच में, तो इस सरिया कोशिश करेगा उस बीम से बाहर निकलने की। लेकिन अगर उस सरिये को बाहर निकलने से हमें बचाना है तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग जगह पर प्रॉपर स्पेसिंग पर हम इसको बांध देते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा दैट इज नोन एज द शियर रेनफोर्समेंट। और शियर रेनफोर्समेंट जब हम लोग बचाते हैं तो उसके लिए हम लोग इस तरीके के रिंग्स प्रोवाइड कराते हैं, हम लोग साइड के ऊपर, इसको हम लोग फील्ड में इसे हम लोग रिंग्स कहते हैं, और जनरली हम इसे स्टीरअप भी कह देते हैं। तो इसे हम लोग ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट बोलेंगे, और ये शियर फोर्स के कारण से आएगा। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, स्टीरअप, फील्ड नेम, रिंग्स वगैरह, इनका हम लोग स्टीरअप भी बोलते हैं, फील्ड में से हम लोग रिंग भी बोलते हैं। ये जो आपका है ना, ये वाला जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग रिंग्स भी बोलते हैं और स्टीरअप भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। और इसको हम लोग ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बोलते हैं। एक बच्चा कह रहा है 5 सरिये कैसे है बेटा, अगर 5 सरिये ऐसे आगे बेटा, हाँ ये आपके पास डबल ही रेनफोर्समेंट बीम है, प्रैक्टिकली साइड पर बेटा डबल ही रेनफोर्समेंट बीम ही बनती है, और 5 क्या कितने भी सरिये हो सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन कोशिश करो कि आपको कम से कम स्टीरअप लगानी पड़े, मतलब आपका स्ट्रक्चर भारी ना हो जाए, सेल्फ वेट ज्यादा ना हो जाए, विद इन द लिमिट आपको सरिया डाल के आप स्ट्रक्चर को मजबूत बना पाए, ठीक है। चलिए
ओके बेटा, सरिये कंक्रीट के बाद डालेंगे या पहले? अरे बेटा, सरिये पहले बनाए जाते हैं फिर कंक्रीट की कास्टिंग की जाती है। मतलब कि पहले ढांचा तैयार किया जाता है, फिर चारों तरफ फॉर्मवर्क लगाया जाता है, फिर उसके बाद उसमें कंक्रीट की कास्टिंग की जाती है। उसके बाद जब कंक्रीट सफिशिएंट स्ट्रांग हो जाती है तो फॉर्मवर्क को रिमूव करते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर तैयार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सर, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। देखिए बेटा, हम लोग अब ये चीज देखिए, एक बीम है आपके पास में, क्या है बेटा? एक बीम होता है। ओके, एक बीम होता है आपके पास में, और इस बीम के ऊपर क्या लग रहा है सर? बहुत सारी लोडिंग लग रही है, W किलोन्यूटन पर मीटर। ये एक यूडीएल लोडिंग है। कैसी है सर? ये आपके पास में ये जो लोडिंग है, ये आपके पास में एक यूडीएल लोडिंग है। कैसी लोडिंग है सर? यूडीएल लोडिंग है बेटा। अब इस यूडीएल लोडिंग के अंदर अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहां पर आपके पास जब लोडिंग आएगी तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर बेंडिंग होगी। तो इस बीम का, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर यूडीएल डाल दी गई है। यहां पर इसमें है ना, ये मतलब यूडीएल लगाया गया इसके ऊपर, तो इस जगह पर इसका बेटा एक बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम भी बनेगा और इसका एक यहां पर शियर फोर्स डायग्राम भी बनेगा। ठीक है, तो ये यहां पे स्टार्टिंग में जो बना रखा है, ये इसका एक बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है और ये इसका एक शियर फोर्स डायग्राम है। बेंड मूवमेंट डायग्राम जो बनता है वो एक, अगर कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर यदि यूडीएल लगा हुआ है, मैं क्या करूं बेटा, यदि कोई आपके पास में एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर यदि एक यूडीएल लगाया गया है, स्पेसिफिकेशन बेटा सब कुछ बताऊंगा, कोई टेंशन मत लो, अभी धीरे धीरे चल रहा है ना चैप्टर, तो उसको पढ़ो पहले। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि आपके पास जो ये जो बीम है इसके ऊपर क्या लगा हुआ बेटा? आपके पास में ऊपर लगा हुआ आपके पास में क्या? दैट इज द लोड, और इस लोड की वजह से यहां पर एक बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा, एक शियर फोर्स डायग्राम बनेगा। जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा उसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे थे? बेंडिंग मूवमेंट मतलब बेंडिंग आ रही है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं आपका फ्लेक्सर आ रहा है, मतलब वो फ्लेक्सिबल हो रहा है, बेंड हो रहा है। तो बेंडिंग से बचाने के लिए हम कौन सा सरिया डाल रहे थे? बेंडिंग से बचाने के लिए हम लोग मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा रहे थे। क्या करा रहे थे बेटा? मेन रेनफोर्समेंट। जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है ना, इसमें हम लोग यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हम लोग सेकंड चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हम लोग किसको पढ़ेंगे? ये शियर फोर्स डायग्राम है, ये आपका क्या है? दिस इज द बेटा, ये एसएफडी है, और ये आपका क्या है? दिस इज बीएमडी है। ठीक है, तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम देखो, यहां पर मैक्सिमम होता है, यहाँ शेयर, यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट जीरो होता है, यहाँ पे शेयर फोर्स मैक्सिमम, यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम, यहाँ शेयर फोर्स जीरो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक एक करके समझना। अब जो हमने सरिया डालना है, अब तुम्हें एक बात समझ में आ गई कि सर अब देख रहे हो तुम, ड्राइंग देख रहे हो, नोट्स देख रहे हो, प्रेजेंटेशन देख रहे हो, एक एक चीज की डिटेलिंग देख रहे हो बेटा, ये सब कुछ ना आप लोगों को मिल सकता है, ये नोट्स आपको मिलेंगे। आप लोग एक तो टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करना, साथ ही साथ आप लोगों को जैसा मैंने बता रखा है कि आप क्या करिएगा बेटा, आप लोग जो पीडब्ल्यू ऐप है उस पर जाकर के भी इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सर, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ध्यान से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। हम लोग जो अभी फिलहाल में बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मेन रेनफोर्समेंट, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के बारे में, मतलब कि हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बीम और स्लैब को पढ़ते हैं। पहले हम लोग बीम को पढ़ रहे हैं, और बीम को जब बेटा हम लोग पढ़ते हैं, क्या कह रहा हूं बेटा, बीम को जब हम लोग पढ़ते हैं तो बीम के अंदर दो तरीके का सरिया प्रोवाइड किया जाता है, पहला लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, दूसरा शियर रेनफोर्समेंट। हालांकि आगे टॉर्जनल रेनफोर्समेंट वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन मेनली फिलहाल हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एक आपका लॉन्गिट्यूडनल सरिया, एक उसको बांधने वाला सरिया। फिलहाल हम लोग जो बात करेंगे वो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के बारे में पूरी की पूरी बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखें बेटा, यहां पे मैंने एक क्वेश्चन आईएएस कोड, अब देखो मैंने आपको बताया था कि पीसीसी और आरसीसी को पढ़ने के लिए हम लोग आईएएस कोड 456-2000 का इस्तेमाल करते हैं। तो इस आईएएस कोड 456-2000 के अंदर आप लोगों को यहां पर जो आईएएस कोड के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला लिखा हुआ है मिनिमम एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट इन बीम, मतलब कि बीम के अंदर मिनिमम एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट का मतलब यह हुआ कि आप अपने, और बेटा यहां से क्वेश्चन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, एक मिनट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आते हैं। देखिए बेटा, एक बार ये बोला जा रहा है कि बीम के अंदर जो हम लोग ये मेन सरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सा वाला सरिया बेटा, ये जो पिंक वाला सरिया, 1 2 3 4, जो हमने 4 सरिया प्रोवाइड कराए हैं, तो जो मेन सरिया जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं बीम के अंदर, जो मेन सरिया प्रोवाइड करा रहे हैं पिंक वाला, ये बोला जा रहा है कि आपको कम से कम कितना सरिया प्रोवाइड कराना है। ठीक है, कम से कम यहां पर कितना सरिया प्रोवाइड कराना है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पे आईएएस कोड ने ना एक प्रोविजन दिया, और प्रोविजन क्या लिखा हुआ है, एएसटी मिनिमम, मतलब एएसटी का मतलब है बेटा एरिया ऑफ द स्टील इन टेंशन, लिखा हुआ है, देखो सब कुछ लिखा हुआ है। एएसटी मिनिमम का मतलब है मिनिमम एरिया ऑफ द स्टील इन द टेंशन, और Fy क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, B क्या है इस जगह पे विड्थ ऑफ द बीम, D क्या है इस जगह पे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। तो इसका मतलब यहां पे इक्वेशन बना दी, AST मिनिमम अपॉन BD इक्वल्स टू 0.85 अपॉन Fy, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में देखने को मिलता है ना, तो आप लोगों का ऐसे ही देखने को मिलता है। तिरंगा बना दिया हमने ये, ठीक है, तिरंगा बना देते हैं। चलो, तो मैंने क्या बोला बेटा, जय हिंद लिख दो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर। चलो बेटा, क्या लिख रहा है इस जगह पे, 0.85 अपॉन Fy इंटू BD, मतलब कि 0.85 भाई, और बीडी को हम इधर ले गए। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। चलिए सर आगे बात करते हैं। ए मिनिमम क्या बता दिया, एफ वाई बता दिया, बी बता दिया, डी बता दिया। देखिए बेटा, जो आपके पास जो क्रॉस सेक्शन होता है ना, जो क्रॉस सेक्शन होता है बीम का, जैसे एक आपके पास एक्चुअली में बीम दिख तो ऐसी रही है, लेकिन अगर इस बीम को मान लो मैं कहीं से भी काट दिया, जैसे मैंने इस रेड वाले क्रॉस सेक्शन से इसको काट दिया, और मैं इसको यहां से देख रहा हूं, दिख रही है मेरी आंख, देखो कितनी सुंदर सी मैंने आंख बनाई है, और सुंदर बना दूं इसको, चलो ये देखो कितनी सुंदर आंख बनाई है। तो बेटा अगर मान लो मेरी आंख इसको यहां से देखना चाहती है, कहां से देखना चाहती है, देख रहे हो एकदम कितनी सुंदर लड़की जैसी आईब्रो बनाई है। चलो चलो बेटा देखो एक बार, तो यहां से जब हम इसको देखेंगे, यहां से हम इसको ऐसे जब देखेंगे तो यहां पे क्या होगा,
ये जो 4 सरिये ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे 1 2 3 4, और जो ये बांध रहे हैं ना हम इससे, वो आपको एक ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो इसका हमने सीजी बनाया, सीजी का मतलब इसका हमने न्यूट्रल एक्सेस बनाया, ये अपना रेड कलर का ये न्यूट्रल एक्सेस है इसका, ठीक है। काटा इसको और काटने के बाद यहां से देखा तो ऐसा दिख रहा है। उसके बाद क्या किया सर, हम इसको जब देख रहे हैं तो ये इसकी ओवरऑल डेप्थ होती है, ऊपर से लेकर के नीचे तक की जो डेप्थ है इसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल डी। उसके बाद ये जो आपके पास में यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं ओवरऑल विड्थ, या स्मॉल बी या कैपिटल बी कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इसको कैपिटल डी ही लिखेंगे। उसके बाद टॉप फाइबर, अब देखो सेंटर हमने दिया, इसको हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम मान करके चल रहे हैं। ये कैपिटल, ये आपके पास में एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको पता है कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमने जब वहां पे देखा था तो ऊपर क्या आता है बेटा, कंप्रेशन आता है, और नीचे क्या आता है बेटा, यहाँ पे आपका टेंशन आता है। ऊपर क्या आता है बेटा, कंप्रेशन आता है, और नीचे आपके पास में क्या आता है, टेंशन आता है। ठीक है बेटा, क्या आता है, टेंशन आता है। अब ध्यान से सुनिएगा, है ना, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आपके पास कि यहां पे टॉप फाइबर ऑफ द कंप्रेशन साइड से और नीचे जो सरिया, मेन सरिया जो है आपका, मेन सरिया, उस मेन सरिये के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल डी, जिसे हम लोग इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। और यहां पर इस सेंटर से जो बची हुई डिस्टेंस नीचे की रहेगी, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को, इसे हम लोग इफेक्टिव कवर कहते हैं। तो ये बात बेटा समझ में आई आपको। अब सुनिएगा बेटा, बीम में मिनिमम टू मैक्सिमम कितने, बेटा ये सब बता रहा हूं ना, प्रोवाइड कर सकते हैं बेटा, बता रहा हूं ना अविनाश। देखो मेरी क्लास के अंदर तो मैं तुम्हें पहले एक बार आगे दे देता हूं, पहले ही तुमको समझा देता हूं, इस बात को दिमाग में फिट कर लेना। जब मैं पढ़ा रहा हूं ना क्लास के अंदर, तो बेटा धैर्य रखना क्लास के अंदर। मैं पढ़ा रहा हूं जब भी कभी, और जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बेटा दिमाग फिट कर लेना अपना, है ना, क्लास के अंदर पढ़ाते टाइम। और बाद में अगर कोई चीज मैंने नहीं बताई तो मुझे बात करना, अगर बता दी तो कोई टेंशन ही नहीं बताई तो पूछना जरूर, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये चीज हमने समझी। आईएएस कोड ने ये वाला फॉर्मूला दिया और एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। अब देखिए बेटा, यहां पर जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको ये भी बता दिया, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को क्या दे रखा है, M20 आप लोगों को ग्रेड दे रखी है, तो वहां से आप डायरेक्टली FCK की वैल्यू को 120 ले लेते हो। और यदि किसी जगह पे स्टील में एग्जाम्पल के तौर पर मान लो FE 250 दे रखा है, तो वहां पे FY की वैल्यू डायरेक्टली 250 ले लेते हैं हम लोग, न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर। ये चीज हम लोग अच्छे से जानते हैं, ये चीज हम लोग बेटा अच्छे से जानते हैं। अब इस बीम के अंदर हम लोग क्रॉस सेक्शन हमने देख लिया बीम का, बी क्या होता है, कैपिटल डी क्या होता है, स्मॉल डी कहां से कहां तक होता है, और डी नॉट यानी कि इफेक्टिव कवर कहां से कहां तक होता है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो ये जब पढ़ा तो अब एग्जाम में यही सिर्फ क्वेश्चन नहीं आता, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहां पे लिखा हुआ है AST मिनिमम की वैल्यू बेटा ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड करती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। क्या कह रहा हूं बेटा मैं, कि आपसे पूछा तो बेटा जो जो मैं पढ़ाऊंगा ना, समझ लो तुम एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होगा जो बता रहा हूं और पूछा नहीं जाएगा। अगर पूछेगा तो यहां से बाहर नहीं आएगा, लेकिन जो कह रहा हूं उसको समझो। मैंने बोला कि सर AST मिनिमम लिखा गया है कि ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर उसके बाद लिखा है FE 250 यानी कि माइल्ड स्टील की बात कर रहा हूं। तो FE 250 के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, देखना बेटा। एक बात बताओ मुझे, FE 250 के लिए FY की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250, अभी रिसेंटली बताइए आपको मैंने। उसके बाद यहां पर आपके पास एक फॉर्मूला है AST मिनिमम का, दैट इज 0.85 अपॉन FY इंटू BD, और B और D तो फिक्स होते हैं क्वेश्चन में। तो FY की वैल्यू मैंने यहां पे पुट करी 0.85 अपॉन FY की वैल्यू 250 इंटू BD, तो वैल्यू आई 0.34% ऑफ BD। कितनी आ गई बेटा, एग्जाम में ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जहां पे डबल टिक लगे हुए ना समझ लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। तो पहली बात आपसे क्या पूछा जाएगा, इसका फॉर्मूला पूछा जाएगा, ए मिनिमम का फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा। दूसरा क्या पूछा जाएगा आप लोगों से कि किसके ऊपर डिपेंड करती है। तीसरा FE 250 के लिए मिनिमम एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट, मतलब कि सरिये जो प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग, किसी भी एक जो आपके पास में बीम होती है, ठीक है, तो उस जगह पर हम लोग कितना सरिया प्रोवाइड कराते हैं, मिनिमम कम से कम कितना सरिया प्रोवाइड कराते हैं। तो बेटा हम यहाँ पे 0.34% ऑफ BD प्रोवाइड कराते हैं। सेम ऐसे ही अगर मैं FE 415 के लिए निकालूंगा तो FY की वैल्यू 415 हो जाएगी न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जब यहाँ पे FY की वैल्यू को जैसे आप 250 पुट किया था, सिर्फ वहां पे 415 पुट करोगे तो वैल्यू आएगी 0.20। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सेम ऐसे FE 500 के लिए भी आपके पास एक वैल्यू होती है 0.17 निकल के आ जाएगी, जब आप यहाँ पे FY की जगह पर यहाँ पे आप 500 पुट करोगे। तो यहाँ पे एक टेबल मैंने बना रखी है, एक तरफ बना रखा है ग्रेड ऑफ द स्टील और दूसरी तरफ बना रखा है ए मिनिमम या AST मिनिमम इसको बोल सकते हो। तो FE 250 के लिए 0.34, FE 415 के लिए 0.20, FE 500 के लिए 0.17% ऑफ BD आपका ही बना रखा है, ठीक है बेटा। आप चाहो तो FE 550 के लिए भी आप निकाल सकते हैं, बस यहाँ पे FE 550 आप पुट कर दोगे तो वो वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। जो भी वैल्यू आपको निकालनी है आप FY की जगह पे वैल्यू पुट करें और आंसर निकाल सकते हैं। चलिए सर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए
ओके चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट कितना होता है। तो यहां पे देखो लिखा हुआ है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट आपके पास में बीम का जो टोटल एरिया है, बीम का जो एरिया है उसके 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि मिनिमम एरिया तुम्हें समझ में आ गया, कितना बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ में आया, हर एक चीज को एक्सप्लेन किया। उसके बाद में बेटा यहाँ लिखा हुआ है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, तो मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट कभी भी बीम के एरिया के 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बीम के एरिया के 4% से ज्यादा कभी भी आप लोगों का मैक्सिमम एरिया नहीं होना चाहिए। जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम लोग बीम का एरिया क्या होता है बेटा, बी इंटू डी, टोटल एरिया बी क्या होता है, बी इंटू डी, या फिर कह सकते हो 4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द बीम, टोटल बीम एरिया। इसको हम लोग ऑफ द टोटल बीम एरिया भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब टोटल बीम क्या होता है, बी इंटू डी हो गया, तो इसका 4% के बराबर। और 4% को यदि मैं चेंज करूं तो 4 को यदि 100 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0.04। तो मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 0.04 टाइम्स ऑफ द पीडी, ये भी लिख सकता हूं। अब देखो एक बार ये लिखा है कि दिस कंडीशन इज वैलिड फॉर कंप्रेशन एंड टेंशन। ये जो कंडीशन है बेटा, ये कंप्रेशन और टेंशन दोनों के लिए आपकी वैलिड होती है। मतलब कंप्रेशन में भी इतनी वैल्यू रहेगी और टेंशन के अंदर भी बेटा आपकी इतनी ही वैल्यू रहेगी। ठीक है ना, मतलब कि कंप्रेशन के अंदर भी आप 4% से ज्यादा नहीं प्रोवाइड करा सकते और टेंशन के अंदर भी 4% से ज्यादा प्रोवाइड नहीं करा सकते। चलिए एक छोटा सा मैं आप लोगों के लिए एक यहाँ पे और मदद कर देता हूं, और एग्जाम में वो क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कई बार, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए बेटा क्या पूछा जाएगा, मान लीजिए इन केस ऑफ डबली रेनफोर्समेंट बीम, इन केस ऑफ, हालांकि मैंने अभी आपको बताया नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं, डबली रेनफोर्समेंट बीम बेटा क्या होती है, डबली रेनफोर्समेंट बीम वो होती है जहां पे आप लोग कंप्रेशन और टेंशन दोनों में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हो। सिंगली रेनफोर्समेंट बीम वो बीम होती है जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ टेंशन साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हो, उसे हम लोग कहते हैं सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। और जब आप लोग टेंशन और कंप्रेशन दोनों साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं डबली रेनफोर्समेंट बीम। तो डबली रेनफोर्समेंट बीम के लिए ए मैक्स की जो वैल्यू है वो आप लोगों की 8% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आपका कंप्रेशन का 4 और टेंशन का 4, मतलब टोटल मिलाकर के 8% से ज्यादा आप लोग प्रोवाइड नहीं करा सकते डबली रेनफोर्समेंट बीम के अंदर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अभी हम लोग ये देखते हैं, अब हमने ये तो देख लिया कि मिनिमम सरिया कितना डालना है और मैक्सिमम सरिया हमें कितना डालना है। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि मिनिमम सरिया कितना डालना है सर और मैक्सिमम सरिया कितना डालना है, ये तो हमने आराम से अच्छे तरीके से देख लिया। लेकिन अब हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि सर जो हमारे पास में रेनफोर्समेंट है, जो हम लोग सरिया प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको हम लोग, उसकी लोकेशन क्या है, उसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम में कहां प्रोवाइड करा रहे हैं और आपके पास कैंटिलीवर बीम के अंदर उसे हम लोग कहां प्रोवाइड करा रहे हैं। और यहां से बेटा ये भी आप लोगों का इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास में एक क्वेश्चन है और इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या करो बेटा, इसको भी आप लोग ध्यान रखोगे, एग्जाम के अंदर यहां से भी आप लोगों का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और बेटा जब ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद इसके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कंटेंट कैसा लगा। क्योंकि ये बेटा ये जो कंटेंट है ना, आपको एग्जाम में इतना खतरनाक तरीके से हेल्प करेगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एई है, जेई है, एसएससी जेई है, आप लोगों को इससे बाहर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और सारे नोट्स मैं आप लोगों को कहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा, एक तो मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर लिया होगा और आपको ऐप के ऊपर ये नोट्स मिल जाएंगे। चलिए देखें एक बार, अगर मान लीजिए कोई पूछे कि भाई लोकेशन क्या है रेनफोर्समेंट की, मतलब कि आपको कहां प्रोवाइड कराना है रेनफोर्समेंट अलग अलग टाइप ऑफ बीम्स के अंदर, तो सबसे पहले सिंपली सेपरेट बीम और दूसरा इसमें हम लोग कैंटिलीवर, दो ही बीम के बारे में बात करेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये आपका एक सिंपली सेपरेट बीम है और ये दोनों एंड पर सपोर्टेड है। यहां पर एक लोड लग रहा है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, जब लोड लगेगा तभी तो डिफ्लेक्शन आएगा, लोड नहीं लगेगा तो डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अब यहां पे, हाँ बेटा पढ़े थे सर, क्या कह रहे हो बेटा, यूपीपीएससी बैच वाला पढ़े थे सर, मेरे को याद नहीं बेटा कौन से बैच की बात कर रहे हो। ठीक है, जब यहाँ पे देखो, जब ये बीम बेटा बेंड होगी लोडिंग के कारण से, तो आपको दिख रहा है ऊपर वाला, पहले आपके पास में ये कैसा था बेटा, आपके पास पूरा का पूरा स्ट्रेट था बीम। अब क्या हुआ बेटा, ये स्ट्रेट था लेकिन ये अंदर की तरफ घुसना चालू हो गया। ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट में क्या आया, कंप्रेशन। सेम ऐसे ही नीचे वाला पार्ट जो था बाहर की तरफ खिंचना चालू हो गया, तो नीचे वाले पार्ट में क्या है, टेंशन। तो और हमें सरिया कहां डालना होता है, हमें मेनली जो सरिया डालना होता है ना, हमें जो मेनली बेटा ईएससी प्री के लिए भी यूजफुल है आपका, हमें जो मेनली बेटा जो सरिया डालना होता है ना, हमें जो पूरा आपके पास में जो सरिया डालना होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं बेटा
टेंशन वाला पार्ट, मतलब टेंशन में हम लोग मेनली सरिये को डालने की कोशिश करते हैं। बेटा देखो इंडिया में ना आप लोगों को ये जो क्रैश कोर्स है फ्री में मिल रहा है, आप सोचो, और कंटेंट देख रहे हो आप लोग, कंटेंट किस लेवल का है, और कंटेंट से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे खुद आप तय कर लेना। आप पीवाईक्यू उठा लेना, कोई भी स्टेट का एई का जेई का क्वेश्चन उठा लेना, गेट का उठा लेना, आप ईएससी का उठा लेना, आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। ठीक है, जैनिक स्टडी पे। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए बेटा अब आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। क्या लिखा हुआ है यहां पे, मैंने बताया कि जो नीचे वाला पार्ट है इसमें आपका टेंशन आएगा और ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें आपका कंप्रेशन देखने को मिलेगा। नीचे वाला पार्ट में टेंशन, ऊपर वाले पार्ट में आपको कंप्रेशन जो है देखने को मिलेगा। तो यहां पर हम लोग टेंशन वाले पार्ट में तो सरिया प्रोवाइड कराएंगे, तो यहां पे लिखोगे आप लोग कि इन द केस ऑफ एसएसबी सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हम लोग जो रेनफोर्समेंट है उसको हम लोग न्यूट्रल एक्सिस के नीचे प्रोवाइड कराते हैं। दिख रहा है, क्योंकि टेंशन कहां पे है, वो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है, इसलिए हम लोग यहां पे भी न्यूट्रल एक्सिस के नीचे ही सरिया प्रोवाइड कराएंगे। जबकि अब लोग अगर, और ये याद रखना बेटा, ये स्टेटमेंट है ना, ये याद रखना बेटा, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और कौन कौन ऐसा बच्चा है बेटा जरूर बताना जिसने आप लोगों को एक क्वेश्चन, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ रखा है आप लोगों में से, वो जरूर बताइएगा कि ये कौन से एक बच्चे, बहुत सारे होंगे जिन्होंने क्वेश्चन जरूर पढ़ रखा होगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर हम लोग कैंटिलीवर बीम की बात करेंगे, तो देखो कैंटिलीवर बीम आपका क्या होता है, एक एंड पे फिक्स होता है, दूसरे एंड पे फ्री होता है। तो जब एक एंड पे फिक्स है, दूसरे एंड पे फ्री है, तो अगर मैं इसकी बैंडिंग को देखूंगा ध्यान से, यहाँ पे बेटा आपके पास में लोड लिख रहा है W किलोन्यूटन पर मीटर का, उसकी वजह से यहाँ पे बेंडिंग आएगी। और देख रहे हो आप लोग, ध्यान से देखने की कोशिश करो, पहले आपके पास में इस जगह पर देखो ये वाला सेक्शन कैसा था, एकदम सीधा था। नीचे वाला देखो, नीचे वाला सेक्शन पहले एकदम सीधा था, लेकिन अब इस सेक्शन क्या हो गया बेटा, अब इस सेक्शन थोड़ा श्रिंक हो गया है। क्या हो गया है, पहले इस सेक्शन जो पहले एकदम सीधा था, अब नीचे वाले पार्ट को देखो, इस सेक्शन थोड़ा श्रिंक हो गया। श्रिंक हो गया मतलब कंप्रेशन आ गया इसमें, तो नीचे वाले पार्ट में कंप्रेशन। ऊपर वाला पार्ट जो पहले यहां से यहां तक था, सीधा था, अब वो पॉइंट आपका खिंच गया है। क्या हो गया बेटा, ऊपर वाला पार्ट आपका खिंच गया है, तो इसमें क्या आ गया बेटा, टेंशन आ गई। देखिए रही है आपको, डायग्राम से ही समझ में आ रहा है सब कुछ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि सर अगर ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, तो यहाँ पे जो हम लोग मेन शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे वो आप लोगों का न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि टेंशन वाला पार्ट न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर यहाँ पे दिया गया है। चलिए सर, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, डायरेक्टली याद रखिएगा। देखो कैसे पूछा जाएगा, क्या लिखा हुआ है सर, इफेक्टिव स्पैन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इफेक्टिव स्पैन से क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, पढ़ो एक बार। द पोर्शन ऑफ द बीम दैट इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बेंडिंग इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव स्पैन। मतलब ये बोला जा रहा है कि किसी भी बीम का एक ऐसा, कोई पूछ ले कि भाई इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, कोई ये पूछ ले आपसे कि सर इफेक्टिव स्पैन जो होता है, बेंडिंग तो सेल्फ लोड से भी आ सकती है ना, हाँ बिल्कुल बेटा आ सकती है, लेकिन आपको मैं समझाऊं नहीं बेटा। देखो बेंडिंग ना सेल्फ लोड की वजह से नहीं आती है, जनरली सेल्फ लोड की वजह से। सेल्फ लोड की वजह से क्या होगा, स्ट्रक्चर थोड़ा सा डैमेज हो सकता है, लेकिन प्रॉपर तरीके की अगर बेंडिंग समझनी है तो वहां पे आप लोगों को लोडिंग से समझाना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है सर, इफ द सिंगली रेनफोर्समेंट ओनली टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं तो बाइंडिंग करेंगे, प्लीज बता दीजिए, मेरे को समझ में नहीं आया बेटा क्या क्वेश्चन आपका। अपर फॉर कैंटिलीवर बीम, चलो ठीक है, पहले पढ़ो बेटा एक बार आपके पास इफेक्टिव स्पैन क्या है। मतलब कि स्पैन का एक ऐसा पार्ट जो कि बेंडिंग में पूरी इफेक्टिव भूमिका निभाता है, उसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन। क्या बोला मैंने, द पोर्शन ऑफ द बीम, बीम का वो हिस्सा जो कि इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करता है किसके अंदर, बीम की बेंडिंग के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं दैट इज नोन एज द इफेक्टिव स्पैन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपके पास में एक बीम है और यहां पर आपके पास में ये जब इसके ऊपर लोडिंग लगाएगी, जैसे आपके पास ये एक बीम था, इसके ऊपर यदि लोडिंग लगाई गई तो लोडिंग के बाद में बेटा क्या होगा, ये एक बेंड हो जाएगा, और बेंड होगा ना तो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहां पर इसके सेंटर से लेकर के उसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी एल इफेक्टिव है, मतलब कि इफेक्टिव भूमिका आपकी निभा रही है। तो क्लियर स्पैन क्या होता है, कोई पूछ ले क्लियर स्पैन क्या है सर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में क्लियर स्पैन, आपके पास लिखा हुआ है कि क्लियर मतलब लिखा हुआ है क्लियर अनसपोर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द टू सपोर्ट। मतलब कि ये जो दो सपोर्ट हैं, इन दोनों सपोर्ट्स के बीच की जो क्लियर डिस्टेंस है, इन दोनों सपोर्ट्स के बीच की ये जो क्लियर डिस्टेंस है, इसे हम लोग बेटा क्लियर स्पैन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो दो सपोर्ट्स के बीच की जो क्लियर डिस्टेंस है बेटा, इसे हम लोग क्लियर स्पैन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम लोग क्लियर स्पैन कहते हैं। दो सपोर्ट्स के बीच की जो क्लियर डिस्टेंस होती है, इसे हम लोग बेटा क्लियर स्पैन कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आपके पास इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू कितनी आती है, तो यहां पे लिखा हुआ है डी आपके पास में क्या है बेटा, इफेक्टिव डेप्थ है, और एल आपके एल सी क्या आपके पास में क्लियर स्पैन है। ये इसकी जो विड्थ है वो V1 है और इस वाले सपोर्ट की विड्थ है V2। दो सपोर्ट्स हैं जिनकी विड्थ V1 और V2 है।
एल इफेक्टिव कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा सर, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, तो या इसको LC प्लस डी लिख सकते हो, और क्लियर स्पैन प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट बाई 2, विड्थ ऑफ सपोर्ट बाई 2, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज में से जो वैल्यू मिनिमम है वो आपकी एल इफेक्टिव के फॉर्म में पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी बेटा, ये आप लोगों की एल इफेक्टिव के फॉर्म में पूछी जाएगी। ये आपके लिए किसके लिए बेटा, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए द वैल्यू ऑफ द एल इफेक्टिव। हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस बीम या स्लैब के लिए आपके पास में एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होती है। तो यहां पे लिखा हुआ है केस 1। सबसे पहले इसमें 2 से 3 केस बनते हैं, इनको आप पढ़ लीजिए और एग्जाम में बेटा पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोग इनको पढ़ते ही नहीं है और पढ़ाते ही नहीं है, लेकिन फ्री में आपको पढ़ा रहा हूं। क्या लिखा हुआ है बेटा, कंटिन्यूअस बीम या स्लैब में यदि आपके पास में सपोर्ट विड्थ मतलब ये जो बताई गई है, सपोर्ट विड्थ अगर आपकी LC/12 से छोटी है, मतलब कि ये B1 प्लस B2 दोनों मिलाकर के अगर आपकी LC/12 से छोटी है। क्या कह रहा हूं, वापस से सुनना बेटा, यदि आप लोगों की सपोर्ट विड्थ B1 और B2 दोनों मिलाकर के LC/12 से अगर ये वैल्यू छोटी है, किससे छोटी है बेटा, अगर ये वैल्यू आप लोगों की LC/12 से कैसी है बेटा, अगर LC/12 से आप लोगों की कैसी है बेटा, छोटी है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एल इफेक्टिव वैसे ही निकालेंगे जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए निकालते थे। ठीक है बेटा, चलो समझ क्या कर रहा हूं बेटा मैं, डेप्थ को ऐड कर, सर डेप्थ को कैसे ऐड करेंगे बेटा, डेप्थ को कैसे ऐड करेंगे मतलब क्वेश्चन में दे रखा होगा बेटा डेप्थ, मतलब ये निकालने का तरीका है बेटा, IS कोड द्वारा दिए गए, मैंने नहीं दे रखे, ये IS कोड ने दे रखे सारे फॉर्मूले। ठीक है, चलो बेटा, तो मैंने बोला कि अगर आपके पास में सपोर्ट विड्थ की वैल्यू यानी कि B1 प्लस B2 की वैल्यू अगर आपके पास LC/12 से छोटी हो गई, तो उस केस में जो एल इफेक्टिव होगा वो जैसे हम लोग SSB के लिए निकालते थे, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, वैसे ही निकालेंगे। नीचे लिखा भी है LC प्लस डी, एक क्वेश्चन में डी दे रखा होगा, और LC प्लस B1/2 एंड B2/2। कंटिन्यूअस बीम में तुम्हें दिख रहा होगा यहां से कटिंग का एरो लगा रखा है, और कटिंग का मतलब होता है ये बीम कंटिन्यूअस, इधर भी कंटिन्यूअस है और इधर भी कंटिन्यूअस है, बीच का कोई हिस्सा हमने ले रखा है। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? तो कमेंट बॉक्स में एक बार दिल जरूर बना दीजिए और आप लोग मुझे बता दीजिए कि आप लोगों को सर सब कुछ समझ में आ रहा है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से एक बार बता दीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा केस 2, अगर आपकी सपोर्ट विड्थ यानी कि B1 प्लस B2 की जो वैल्यू थी वो अगर आप लोगों की LC/12 से ज्यादा आ जाती है। क्या कह रहा हूं, यदि आपके पास सपोर्ट विड्थ यानी कि B1 प्लस B2 की वैल्यू LC/12 से ज्यादा आ जाती है या 600 mm आ जाती है, तो विच एवर इज स्मॉलर, इन दोनों में से कुछ भी कम है और उससे आपके पास में ज्यादा आ जाती है, तो एल इफेक्टिव हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। बेटा इफेक्टिव डेप्थ होती है ना, डेप्थ का मतलब है बेटा स्मॉल डी, जहां पर भी आरसीसी के अंदर अगर मैं कहीं पर भी स्मॉल डी लिख रहा हूं, आरसीसी के अंदर बेटा अगर मैं कहीं पर, कल ये थोड़ी क्लास और एनर्जेटिक रहेगी और कल हम लोग बीम को कंप्लीट भी करेंगे। अगर आपके पास में किसी भी जगह पर मैं स्मॉल डी को लिख रहा हूं, इसका मतलब सीधा सीधा है इफेक्टिव डेप्थ। अगर मैं कहीं कैपिटल डी लिख रहा हूं तो इसका मतलब है बेटा आपके पास में ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, चलिए सर यहां पे देखें, ये एक बीम है और ये बीम आपकी कंटिन्यूअस बीम ही है, लेकिन इसमें आपके पास कई सारे अलग अलग तरीके के सपोर्ट हैं। यहां पे और भी कंटिन्यूअस हो सकती है सपोर्ट के लिए। तो मैंने क्या किया सर, देखो सबसे पहले ये बोला गया कि अगर आपकी सपोर्ट विड्थ B1 प्लस B2 की जो वैल्यू है B1 प्लस B2 की, वो आपकी LC/12 से ज्यादा या 600 mm, इन दोनों में से जो भी वैल्यू कम है उससे अगर आपके पास क्या आ जाती है, ज्यादा आ जाती है, तो एल इफेक्टिव कैसे निकालेंगे। तो यहां पे देखो 3 तरीके के पोर्शन है, तीनों को मैंने हाईलाइट कर रखा है। पहला जिसमें एक एंड फिक्स है और एक एंड सिंपली सपोर्टेड है, दूसरा जिसमें दोनों एंड सिंपली सपोर्टेड है या इसको कंटिन्यूअस भी बोल सकते हो, दोनों एंड्स कंटिन्यूअस है, और तीसरा जहां पे एक एंड आपके पास में क्या है, एक एंड आपके पास में कंटिन्यूअस है, सिंपली सपोर्टेड है, और दूसरा एंड आपके पास में फ्री है। 3 कंडीशन बनी, तीनों के बारे में बात करेंगे बेटा। 3 कंडीशन बनी, तीनों के बारे में बात करेंगे बेटा। आप लोग ना मुझे टेलीग्राम पे पूछ लेना अपना डाउट। आलम बेटा आप में अपना जो डाउट है वो टेलीग्राम पे पूछ लेना, अभी इतना टाइम नहीं कि मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करूंगा, और ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसके बाद हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज चीजें थोड़ी सी डिले हो गई, इस वजह से मैं इतना टाइम नहीं दे पाया, लेकिन कल से जो क्लासेज रहेंगी ना बेटा वो और सुपर एनर्जी के साथ में चलेंगी, तो जरूर इस क्लास में रहिएगा। तो देखो बेटा यहां पे मैंने बोला कि आपके पास में क्या है, कंटीन्यूअस बीम है, और इस कंटीन्यूअस बीम में देखो एक बच्चे ने कहा सर वापस से बता दो, तो देखो मैं वापस से बताया तो बेटा, अगर किसी भी बीम के अंदर आपका वो लेंथ जो इसकी बेंडिंग में प्रॉपर इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, उस स्पैन को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन। ये इसकी डेफिनेशन है इफेक्टिव स्पैन की। और दो सपोर्ट्स के बीच की जो अनसपोर्टेड लेंथ होती है, यहां से इस कोने से लेकर के और इस कोने तक की जो डिस्टेंस है, ये अनसपोर्टेड है, इसके नीचे कुछ सपोर्ट तो नहीं लगे हुए, तो दो सपोर्ट्स के बीच की अनसपोर्टेड डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्लियर स्पैन। दो चीजें क्लियर। उसके बाद केस ये हमने समझा, अगर आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम या स्लैब है
तो दो एंड के बीम मतलब सिंपली सपोर्टेड मतलब आपके पास दो एंड पर सपोर्टेड है आपका बीम। तो यहाँ पे अगर ये इसकी डेप्थ डी है, ये सपोर्ट विद V1, ये V2 है और ये क्लियर स्पैन LC है, तो यहाँ पे इसकी L इफेक्टिव निकलेगी क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, क्लियर स्पैन प्लस, या यहां से शुरू कर लो, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द सपोर्ट बाई 2, क्लियर स्पैन प्लस विड्थ ऑफ द सपोर्ट बाई 2, इन दोनों में से जो भी वैल्यू आप लोगों की कम आएगी उससे हम लोग काम लेंगे। उसके बाद यहां पर एक पॉइंट आया कि सर अगर सपोर्ट विड्थ, अगर कंटिन्यूअस बीम की बात करूंगा तो इसमें दो केस चल रहे हैं अभी फिलहाल आपके। पहला आपके पास में क्या लिखा हुआ है, पहला आपके पास में लिखा हुआ है अगर आपके पास में ये कंटिन्यूअस बीम है, ये इधर भी बढ़ रही है और ये इधर भी, लेकिन इसका एक बीच का कोई भी हिस्सा हमने पकड़ लिया है। अगर मान लीजिए आपके पास में LC का मतलब इन दोनों के बीच की जो क्लियर डिस्टेंस है, अगर ये LC की वैल्यू, और एक क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, अगर ये आप लोगों की LC की जो वैल्यू है, LC मतलब क्लियर स्पैन की जो वैल्यू है, और इसका जो 12वां हिस्सा है LC/12 की जो वैल्यू है, वो आप लोगों की इस सपोर्ट विद V1 और सपोर्ट विद V2 इन दोनों की वैल्यू को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आ रही है, अगर उससे बड़ी है, क्या लिख रहा है, LC/12 की वैल्यू V1 प्लस V2 से कैसी है, बड़ी है, तो उसे हम लोग उस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, जो L इफेक्टिव निकालेंगे वो सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने सिंपली सेपरेट बीम के लिए अभी रिसेंटली निकाला था। इसका मतलब क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ और क्लियर स्पैन प्लस सपोर्ट विड्थ बाई 2 एंड सपोर्ट विड्थ बाई 2, और इन दोनों में से जो भी वैल्यू मिनिमम है उसको हम लोग L इफेक्टिव मानेंगे। इसकी दूसरे केस जो बनता है वो ये बनता है कि अगर मान लीजिए सर B1 प्लस B2 दोनों मिलाकर के आपके पास LC/12 से ज्यादा नहीं है, क्या कह रहा हूं, B1 प्लस B2 दोनों मिलाकर के सर अगर आपके LC प्लस 3 घंटे का दीजिए क्लास को, बेटा करेंगे कोई दिक्कत नहीं, तुम घबराओ नहीं। तो LC/12 ये जो वैल्यू आपकी, अगर मान लो B1 प्लस B2 की वैल्यू आप लोगों की यदि LC/12 से कैसी है, ज्यादा है, या 600 mm, ये दो वैल्यू LC/12 या 600 mm से ज्यादा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, L इफेक्टिव क्या निकालेंगे वो मैं आपको अब बता रहा हूं। तो बेटा इसकी 3 कंडीशन बनेंगी, इस सिचुएशन में इसकी 3 कंडीशन बनेंगी। देखो ये कंटिन्यूअस बीम है, इसमें और भी सपोर्ट लगा सकते हो आप चाहो तो, आगे एक यहां लगा दो, यहां लगा तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी 3 कंडीशन है, अगर मान लो एक एंड अगर आपका इस कंटिन्यूअस बीम के अंदर एक एंड आपका फिक्स है और एक एंड आपका कंटिन्यूअस, अब इसको कंटिन्यूअस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूअस बीम का हिस्सा है, ठीक है, आगे भी इसके सपोर्ट्स हैं। अगर एक एंड आपका फिक्स है और दूसरा एंड अगर आपका कंटिन्यूअस है, तो L इफेक्टिव की वैल्यू डायरेक्टली LC के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर होगी बेटा, LC के बराबर हो जाएगी। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, यदि ये एंड आपका सिंपली सपोर्टेड और ये एंड, देखो मैंने एक ग्रीन सर्कल बनाया है और ग्रीन सर्कल के अंदर एक एंड फिक्स है और एक एंड आपका कंटिन्यूअस बोले या सिंपली सपोर्टेड है, तो यहाँ पे L इफेक्टिव डायरेक्टली आपका क्लियर स्पैन के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आपके पास में ये जो पिंक कलर वाला बीच वाला सर्कल है, इसके में बोला है एक एंड आपका सिंपली सपोर्टेड और दूसरा भी सिंपली सपोर्टेड, लेकिन ये दो एंड के हिस्से हैं, तो यहां पे लिखा है कि अगर कंटिन्यूअस अगर आपके सपोर्ट है तो उस जगह पर आपके पास में जो वैल्यू होगी L इफेक्टिव की वो भी आपकी LC के बराबर ही हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, यदि आपके पास में ये तीसरा वाला पिंक सर्कल, यदि आपके पास एक एंड कैसा है बेटा, सिंपली सपोर्टेड या कंटिन्यूअस बोल सकते हो, और दूसरा एंड आपके पास में फ्री है, तो उस केस में आप लोग L इफेक्टिव कैसे निकालोगे, क्लियर स्पैन प्लस D/2, क्या बोला मैंने, क्लियर स्पैन प्लस D/2, और यहां पे बोला LC प्लस B2/2, क्या बोला, क्लियर स्पैन प्लस D/2, क्लियर स्पैन ये रहा LC और इसका हाफ D का हाफ D/2, या फिर ये जो लिख रहा है क्लियर स्पैन प्लस B2/2, इन दोनों वैल्यूज में से जो भी मिनिमम होगी उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। बेटा इस पर जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं सेम वैसे ही आएगा, कि मान लीजिए क्वेश्चन आएगा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द L इफेक्टिव फॉर ए कंटिन्यूअस बीम व्हेन द सपोर्ट विड्थ इज लेस देन LC/12, तो आप वहां पे ऑप्शन दोगे कि वहां पे सेम एज SSB की तरह निकालेंगे, सेम एज कैंटिलीवर, या उसमें कोई और ऑप्शन दे रखे होंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके पास में दे रखे होंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है बेटा। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, बेटा इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ही आएगा, इससे बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ही पूछने को मिलेगा, और तुम एग्जाम में जब PYQ सॉल्व कर रहे होगे ना, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन दे भी रखे हैं। चलिए बेटा आगे बात कर लेते हैं हम लोग कैंटिलीवर बीम के। एक तीसरा पॉइंट और है बेटा, लिखा हुआ है कि इफ द बीम इज, ये तीसरा केस है, लिखा हुआ है इफ द बीम इज कंटिन्यूअस ओवर द रोलर रॉकर्स बियरिंग, अगर मान लो आपके पास में कोई कंटिन्यूअस बीम है, आप एक काट रखा है, इसका मतलब और भी इधर सपोर्ट है और भी इधर लंबी जा रही है बीम। अगर आपके पास ये रोलर रोकर बियरिंग्स के ऊपर आपकी अगर ये बीम आपकी सपोर्टेड है, तो यहां पे जो हम लोग L इफेक्टिव निकालेंगे वो
इन बियरिंग के सेंटर टू सेंटर हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एल इफेक्टिव जो होगी वो इन रोलर्स का जो बियरिंग है उसकी सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगी वहां पे हम लोग इसकी क्लियर जो आपके पास में डिस्टेंस है उसको मानेंगे, मतलब एल इफेक्टिव वो हम लोग मानेंगे। ठीक है सर, चलिए ये चीज समझ में आ गई बेटा। हाँ करवा बेटा, एक चीज देखो, मैं आपको पहले एक चीज दिखा देता हूं, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, हालांकि मैंने इसको कल के लिए छोड़ रखा है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखो बेटा, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दोगे तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं और आपको मजा आ जाएगा वो चीज देख के। ऑनेस्टली बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन में इतनी डिटेलिंग मैंने आपको दे रखी है इस जगह पे, आप स्टेटमेंट वाले पीवाईक्यू ईएससी गेट सबके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवा रखे हैं। देखो एक बार बताता हूं जल्दी से, एक मिनट रुकिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से क्वेश्चन चालू किए बेटा, देखो यहाँ पे कल मैं आपका टी बीम खत्म करूंगा, टी बीम, उसके बाद में बेटा एक क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, हर एक क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन, हर एक क्वेश्चन की डिटेल आपको मैंने दे रखी है। देख रहे हो 4 ऑप्शन, इनकी डिटेल्स आपको दे रखी है, तो हर क्वेश्चन में कुछ और नया भी आपको सीखने को मिलेगा अगर आप मेरे साथ पढ़ते रहोगे। या आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की लोड कॉम्बिनेशन की वैल्यू और सर्विसेबिलिटी वाली, या आपके पास शटरिंग की वैल्यूज आपको बता रखी है। ये सब कुछ बेटा मैंने सब कुछ पहले से सॉल्व इसलिए किया है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिले। अगर आपको ये नोट्स, एक काम करूंगा मैं आज इन सारे नोट्स को, ये नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ना, ये मैं आपको आज कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। कंप्लीट नोट्स इसलिए प्रोवाइड कराऊंगा क्योंकि कल जब आप इस क्लास में आओगे, मेरे साथ बैठोगे, तो आप लोगों के पास में सब कुछ होना चाहिए जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं। ठीक है बेटा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कल वाली क्लास में वो सब कुछ आप लोग पहले से पढ़ करके भी आ सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और मजा भी आएगा बेटा मेरी क्लास में पढ़ने में। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट, ये समझ में आ गया आप लोगों को। फिर लास्ट वाला जो टॉपिक है वो है आपके पास कैंटिलीवर बीम, और कैंटिलीवर जो बीम आपके पास में होती है बेटा, इसके अंदर एल इफेक्टिव कैसे निकलता है, दैट इज क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ y2। क्या कह रहा हूं बेटा मैं? ठीक है, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ y2, ये आपके पास में वैल्यू होती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा बेटा। यहां पे आपके पास कैंटिलीवर बीम का कोई आपसे पूछ ले कि आपके पास में सर क्या होता है कैंटिलीवर बीम का एल इफेक्टिव, तो आप लोग यहां पे एल इफेक्टिव बता सकते हो। तो बेटा ये आज की क्लास थी, लेकिन फिर भी इस क्लास के अंदर मैंने आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, और जो आपके पास में ये जो कंप्लीट नोट्स होंगे इनको आप कल पढ़ के आना, आराम से अच्छे से तबीयत से पढ़ के आना, क्योंकि कल की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूं। और कल की क्लास शार्प 8 बजे होगी, आपको कोई टेंशन नहीं आएगी। एक बार कमेंट बॉक्स में खतरनाक तरीके का रिस्पांस दिख जाना चाहिए आप लोगों को, कितना मजा आया है क्लास लेने में, आपको कितना मजा आया है क्लास को पढ़ने में। और कल बेटा यहां पर अभी 400 बच्चे देख रहे हैं, कल क्लास में 600 700 800 1000 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि मैं जिस हिसाब से जिस लेवल पे आपको पढ़ा रहा हूं वो एमसीक्यूज में आप लोगों को बहुत खतरनाक लेवल पे बताऊंगा। ठीक है बेटा, एमसीक्यूज भी बेटा सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट, हाँ बेटा टेलीग्राम, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जो बताया था देवेश पीडब्ल्यू, और आपको एप्लीकेशन पे जाके आपको नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। ठीक है, कल की क्लास में बेटा हम लोग आपको खतरनाक तरीके का रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों को पूरे नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि आप नोट्स को जहां तक पढ़ा दिया है वहां तक पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, और जो आपको अभी तक नहीं पढ़ा है वो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग एक और नेक्स्ट क्लास के अंदर, एंड तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके सुंदर सुंदर कमेंट का इंतजार रहेगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी है। और अभी तो शुरुआत की है बेटा, कंटेंट अभी लाइंड अप है, आप देखते जाना कंटेंट किस खतरनाक लेवल तक का कंटेंट मैं आपको डिलीवर करूंगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।